एपिसोड 119 बाज आकाश पर हमला करता है। ये फैंग मो टीम की खास तलवार तकनीक थंडरबर्ड स्वॉर्ड तकनीक का एक तरीका है। ये सबसे भयानक है। ऐसा लगता है कि वह पो कियानजुन को सिर्फ एक ही चाल से हराने की योजना बना रहा है। ये सही है। थंडरबर्ड तलवार तकनीक उसके हाथ में विशेष संकीर्ण चाकू के साथ प्रदर्शन किया गया था। न केवल शक्ति से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया गया था, बल्कि उसके द्वारा संशोधित किए जाने के बाद ये और भी अधिक बढ़ गया। इसके अलावा ईगल स्ट्राइक्स द स्काई की चाल 10 में बदल गई। दो थंडरबर्ड बेहद तेज हैं और सभी दिशाओं से दुश्मन पर हमला करते हैं, जिससे प्रतिद्वंद्वी के लिए उनसे बचना असंभव हो जाता है। एक बार हमला होने के बाद उन्हें लगातार पीछा करना पड़ेगा। अगर वे इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं खोज पाते हैं, तो वे हर समय केवल निष्क्रिय रूप से ही पीटे जाएंगे। योद्धाओं के बीच चर्चा सुनकर लिंग जियो की राय कुछ और थी। फैंग मो टिंग बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। उसने अपनी तलवार की कला का इस्तेमाल तलवार की कला की तरह किया। उसकी शक्ति कमजोर नहीं हुई, बल्कि वास्तव में बढ़ गई। लेकिन तलवारबाजी तो तलवारबाजी ही है। तलवारबाजी की कला तलवारबाजी की कला है। इसमें सदैव अंतर रहता है। लिंग जियाओ को लगा कि फैंग मो टिंग बस कुछ बेवकूफ़ी कर रहा है। अगर वह तलवार का इस्तेमाल करता तो ये तलवार तकनीक निश्चित रूप से और अधिक भयानक स्तर तक सुधारी जा सकती थी। लेकिन फिर तियानवांग संप्रदाय के शिष्य अलग हैं। वे इस सैर खजाने के स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास आकस्मिक रूप से कर सकते हैं, और उसे थोड़ी सी गड़गड़ाहट और बिजली चमकने का भी एहसास हुआ। बेशक ये सिर्फ थोड़ा सा है, पूरा नहीं। इसका शायद मार्शल आर्ट से कुछ संबंध है जिसे फैंग मो सुनता है। खो गया। एक ही कदम के साथ फैंग मो टिंग गर्व से खड़े हो गए। उन्हें इस कदम पर पूरा भरोसा है और 1000 से अधिक सेनाओं की ताकत के साथ इसे चकमा देना बिल्कुल असंभव है। उसने पहले से ही अनुवर्ती चालें तैयार कर ली हैं, और फिर कॉम्बो का एक सेट निश्चित रूप से 1000 सेना को हरा देगा। इस तलवार को देखकर पो कियानजुन बस मुस्कुरा दिया। उसने तलवार का प्रयोग किया। एक असली तलवार। फैंग मो टिंग के हाथ में संकीर्ण चाकू के बजाय थंडरबर्ड तलवार तकनीक। मैं आज तुम्हें इस तलवार तकनीक का सार सिखाऊंगा। पो कियानजुन ने उपहास किया और अपने हाथ में गड़गड़ाहट और बिजली के गुणों वाली एक तलवार घुमाई, और अप्रत्याशित रूप से दर्जनों वज्र पक्षी तलवार ऊर्जा भी फट गई। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी तलवार की ऊर्जा अधिक शक्तिशाली और अधिक आरामदायक है। चील आकाश पर हमला करती है। वही चालें हवा में टकराईं और टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा ने दोनों को दूर फेंक दिया। ये सिर्फ इतना है कि फैंग मो स्पष्ट रूप से अधिक शर्मिंदा है। आप थंडरबर्ड तलवार कला कैसे जानते हैं? फैंग मो को इस पर यकीन नहीं हुआ। तलवारबाजी का ये सेट तियानवांग संप्रदाय के रहस्यों से संबंधित होना चाहिए। जब तक वह तियानवांग संप्रदाय का शिष्य नहीं होगा, वह इसे बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। उसके लिए ये समझना और भी कठिन था कि पो कियानजुन की ईगल स्ट्राइक्स द स्काई वास्तव में उसकी चालों से अधिक शक्तिशाली थी। ये बात उसे अस्वीकार्य थी। दर्शक और दर्शकों में बैठे योद्धा भी थोड़े भ्रमित थे। हालांकि लिंग जियाओ को इसका कारण समझ आ गया। तियानलोंग अकादमी स्वयं मुख्य रूप से तियानवांग संप्रदाय से बनी है, इसलिए पो कियानजुन को वास्तव में तियानवांग संप्रदाय का शिष्य कहा जा सकता है। उसके लिए थंडरबर्ड तलवार तकनीक सीखना बहुत सामान्य बात है। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसकी चालें फैंग मो टिंग से अधिक शक्तिशाली क्यों हैं, तो इसका कोई अन्य कारण नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए है क्योंकि पो कियानजुन एक असली तलवार का उपयोग करता है। ये लिंग जियाओ का पिछला निर्णय था। यह आश्चर्यजनक है। इस पो कियानजुन ने वास्तव में फैंग मो टिंग की चालों को हरा दिया। कितना बड़ा आश्चर्य है। पो थाउजेंड आर्मी के प्रारंभिक दौर के नतीजे स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे नहीं थे। अब यह इतना अच्छा कैसे हो सकता है? शायद मैंने अपनी ताकत को प्रारंभिक दौर में छिपा लिया। ऐसा लगता है कि इस साल के मार्शल आर्ट फेस्टिवल का फाइनल वाकई दिलचस्प है। बहुत सारे प्रतिभाशाली राक्षस उभर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आगे क्या आश्चर्य होगा। हालांकि बहुत से लोग यह नहीं समझते हैं कि पो कियानजुन थंडरबर्ड तलवार तकनीक सीखने में सक्षम क्यों था। नहीं, वे ये समझते हैं कि पो कियानजुन की तलवार तकनीक फैंग मो टिंग की तलवार तकनीक को कैसे हरा सकती है। लेकिन उनकी नज़र अभी भी अच्छी है। कम से कम वे देख सकते हैं कि पो कियानजुन की ताकत निश्चित रूप से फैंग मो से कम नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि यह और भी बेहतर है। हार मान लो, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। पो कियानजुन ने फैंग मो के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बस इसे बहुत दबंगई से कहा, हम
क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे इस तरह हरा सकते हो? फैंग मो ने एक ठंडी खर्राट सुनी और उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। थंडरबर्ड सांप में बदल जाता है। आखिरकार वो पिछले मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल में 19वें स्थान पर था और तियानवान संप्रदाय का छठा स्थान प्राप्त मुख्य शिष्य था। भले ही पो कियानजुन ने एक चाल को रोक दिया हो, लेकिन वह तुरंत पराजित नहीं होगा। घबराहट और बेचैनी के एक पल के बाद उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। उसके हाथ में मौजूद पतला चाकू उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा। थंडरबर्ड एक पतले सांप पक्षी में बदल गया और फिर अपने पतले शरीर को मोड़कर पो कियानजुन की ओर बढ़ा। उसी समय फैंग मो टीम के पीछे पूरी तरह से बिजली से बना एक पक्षी दिखाई दिया। यह उनकी मार्शल स्पिरिट थंडर ईगल होनी चाहिए। जिद्दी पो कियानजुन ने उपहास किया और उसके पीछे एक मार्शल आत्मा की छाया दिखाई दी। यह एक थंडर ईगल निकला, लेकिन आकार और चमक दोनों में ये फैंग मो ने जो सुना था उससे अधिक शक्तिशाली था। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी की चालें बहुत शक्तिशाली हैं, तलवार के वार का कोण बहुत अजीब है और साधारण मजबूत खिलाड़ियों के लिए इसका विरोध करना मुश्किल है। इससे बचना असंभव है। एकमात्र विकल्प हताश होकर बचाव करना है। हालांकि हजारों सैनिकों के बीच से गुजरना एक शक्तिशाली खिलाड़ी है, लेकिन उसमें कुछ अलग बात थी। थंडर ईगल मार्शल स्पिरिट के साथ उसने थोड़ी मात्रा में गड़गड़ाहट और बिजली की इच्छा में महारत हासिल कर ली है और एक पल में अपनी चाल को बहुत तेज कर सकता है। ये फिर वही चाल है, फिर वही टक्कर है। पो कियानजुन के हाथ में तलवार वास्तव में और भी अजीब कोण पर घुस गई। इसने न केवल सांप पक्षी को कुचल दिया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर फैंग मो टीम के पैर में भी वार किया। सब खत्म हो गया। लिंग जियाओ ने अपना सिर धीरे से हिलाया। वास्तव में अगर देखा जाए तो पो कियानजुन फैंग मो से अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे मार्शल आत्मा और गड़गड़ाहट और बिजली की इच्छा पर महारत हासिल थी। दोनों की ताकत वास्तव में बहुत करीब है और परिणाम पूरी तरह से वास्तविक युद्ध में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। और जाहिर है पो कियानजुन ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया। जैसा कि लिंग जियो ने कहा था, लड़ाई खत्म हो गई थी और फैंग मो टीम को पो कियानजुन ने प्रतियोगिता मंच से बाहर कर दिया था। शुरुआत से लेकर अंत तक फैंग मो टीम का नेतृत्व पो कियानजुन ने किया। बेशक सबसे बड़ी समस्या हथियारों का चयन था। आपको तलवार चलाने के कौशल को प्रदर्शित करने के लिए कभी भी चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। भले ही दोनों बहुत करीब हों, ये काम नहीं करेगा। यदि आप तलवार चलाना पसंद करते हैं तो तलवार चलाने का अभ्यास करें। फैंग मो टीम को सफलतापूर्वक हराने के बाद पो कियानजुन तुरंत 10वें समूह में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गया और उसकी लोकप्रियता अभूतपूर्व थी। अन्य समूहों के स्वामियों ने भी पो कियानजुन के अस्तित्व पर ध्यान दिया। अफसोस वह इसे रोक नहीं सका। फैंग याओरो ने आह भरते हुए कहा, कियानजुन को तियानलोंग अकादमी का शिष्य बनने के लिए चुना जा सकता है। उनकी क्षमता और ताकत बहुत अद्भुत है। हालांकि उनकी मार्शल स्पिरिट एक प्राचीन मार्शल स्पिरिट नहीं है, लेकिन यह एक प्राचीन मार्शल स्पिरिट से कम नहीं है। मुझे लगता है कि पो कियानजुन 10वें समूह से अलग दिखाई देंगे। उस समूह में फैंग मो टीम और झाई जुन को छोड़कर कोई मास्टर नहीं है। हाँ, उसने फैंग मो टीम को भी हरा दिया, इसलिए यह कोई सफलता नहीं है। शीर्ष 5 समूहों में शामिल लोग सबसे बुरे हैं। शीर्ष 10 लोग सभी शीर्ष 5 समूहों में शामिल हैं। सौभाग्य से एक समूह में केवल 10 लोग ही आगे बढ़ते हैं, अन्यथा ये लोग रोते रोते मर जाते। हाँ, आपने पिछले समूहों में ऐसा नहीं देखा। जब भी उनका सामना शेंगजी और मो वुशांग जैसे महारथियों से हुआ तो उन्होंने हार मान ली। वैसे भी 1 या 2 गेम हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ना अभी भी संभव है। दर्शकों की चर्चा के बीच एक के बाद एक मैच खेले गए और समाप्त हुए। वे जितना आगे बढ़ते गए, लड़ाई उतनी ही तेजी से खत्म हो गई, क्योंकि कभी कभी मास्टर अपने विरोधियों को 10 या उससे भी कम चालों में हरा देते थे। कभी कभी तो झगड़े 1 या 2 चालों में ही सुलझ जाते थे। कुछ ने तो मंच पर आते ही आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। बेशक ऐसे मुकाबले तब हुए जब दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर अपेक्षाकृत बड़ा था, जो सभी मुकाबलों का लगभग 1/3 था। अधिकांश मुकाबलों में विजेता का फैसला करने के लिए अभी भी 100 से अधिक चालों का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि तब भी समान ताकत वाले कई लोग थे। पो कियानजुन और फैंग मो टीम के बीच मैच देखने के बाद लिंग जियो ने अपना सिर फिर से घुमाया और उन कुछ लोगों के झगड़ों पर ध्यान दिया जिनकी उसे परवाह थी। लान यू एर बहुत स्थिर थी। अब तक उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी जो उसके साथ 20 से अधिक चालों तक लड़ सकता था,
वह एक ऐसा व्यक्ति था जो पिछले मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल में शीर्ष 20 में था। बाकी लोग निश्चित रूप से उसके साथ 20 चालों से अधिक नहीं लड़ पाएंगे। वह एक ताज़ा और परिष्कृत चंद्रमा देवी की तरह थी। जब तक युहुआ त्याननु की छवि उसके पीछे दिखाई देती, प्रतिद्वंद्वी ज्वार की तरह आक्रामक द्वारा पूरी तरह से पराजित हो जाता। उसकी प्रत्येक चाल में पानी जैसी चांदनी की कलात्मक कल्पना है, जो प्रतिद्वंद्वी को युद्ध से पहले ही पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। लॉन्ग चेन उससे ज्यादा खतरनाक है। अभी तक कोई भी लॉन्ग चेन के आगे 10 चालों तक नहीं टिक पाया है। वह एक बहादुर लौह रक्त योद्धा की तरह है, शक्तिशाली हमलों और बेहद शक्तिशाली चालों के साथ। हर चाल और हर शैली में ड्रैगन कबीले की महिमा और शक्ति समाहित है। उसके सामने खड़ा होना एक विशाल अजगर के सामने खड़े होने जैसा है। अजगर की ताकत के झटके को सहना लोगों के लिए खड़ा होना आसान नहीं है। इन दोनों के सामने लोग पहले तो आश्वस्त नहीं हुए और उन्हें मौत से लड़ना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, यह अनुमान लगाया जाता है कि कई लोगों को उनकी भयावहता का भी पता चला। तो उन दो समूहों में जब ल्यान युआ और लॉन्ग चेन का सामना हुआ, तो कुछ लोगों ने हार माननी शुरू कर दी है, क्योंकि ऐसे लोगों से मौत तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अंत में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि बाद की लड़ाइयों पर इसका असर पड़ेगा। ल्यान युआ के साथ लड़ते हुए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लड़ाई के बाद मेरी मांसपेशियां जम गई हैं और अगली कुछ लड़ाइयां प्रभावित होंगी। लॉन्ग चेन के साथ लड़ना और भी दर्दनाक है। जब तक आप लड़ते रहेंगे, या तो आपकी हड्डियां टूटती रहेंगी या टेंडन फटते रहेंगे। वैसे भी लड़ाई के बाद आपके शरीर पर निशान रह जाएंगे, और वे सभी अंदरूनी चोटें हैं जिनका असर ज्यादा होता है। दूसरी ओर इन दोनों की सांस फूली हुई नहीं है, नहीं इनके चेहरे लाल हैं, और लड़ाई बहुत आसान लगती है। इसकी तुलना में दाई युलिंग और लेंग हाओ के बीच लड़ाई इतनी आसान नहीं है। हालांकि दोनों युवा प्रतिभाशाली हैं और उनके पास विशेष मार्शल आर्ट आत्माएं हैं। अब तक दाई युलिंग ने केवल एक गेम खो दिया है, और जिस प्रतिद्वंद्वी से वह हार गया, वह अभी भी पिछले सत्र में शीर्ष 10वें स्थान पाने वाला एक मार्शल कलाकार था। लेंग हाओ बदकिस्मत है और 2 गेम हार गया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत हैं। एक पिछले सत्र में 9वें स्थान पर था और दूसरा पिछले सत्र में 10वें स्थान पर था। उसके लिए यह सुनिश्चित करना आसान नहीं है कि हारने के बाद वह जल्द से जल्द उबर सके। यदि ताकत का अंतर बड़ा नहीं है, तो भले ही प्रतिद्वंद्वी की साधना उनसे अधिक मजबूत हो, वे लड़ाई जीत सकते हैं। यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की योग्यता है। वर्तमान युहुआ संप्रदाय ने मार्शल आर्ट महोत्सव के फाइनल से ही 3 दक्षिणी संप्रदायों और 3 पूर्वी संप्रदायों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। युहुआ संप्रदाय में 4 लोग हैं जिन्होंने फाइनल में प्रवेश किया है। तलवार राजा संप्रदाय में केवल जियान वूजी है। बीस्ट किंग पैलेस में भी केवल यंग वुया ही है। जहां तक 3 दक्षिणी संप्रदायों की बात है, गु किंग संप्रदाय में 3 लोग हैं, जहर राजा संप्रदाय में 1 व्यक्ति है, और तांग संप्रदाय में 2 लोग हैं, जिनमें से कोई भी युहुआ संप्रदाय जितना नहीं है। इसके अलावा 3 दक्षिणी संप्रदायों ने अपने मुख्य कोर शिष्यों तांग जियू, बेई दुआनचांग और ली युदाओ को मार दिया है। इसलिए हालांकि अभी भी कई प्रतिभागी हैं, यह अफसोस की बात है कि वे पहले दौर में ही समाप्त हो जाएंगे। वास्तव में शक्तिशाली अभी भी तियानवान संप्रदाय, बिशुई पैलेस और जुवानहुओ संप्रदाय हैं। इन 3 संप्रदायों के प्रतिभागियों की कुल संख्या आधे से अधिक है, तथा शेष आधे में 3 पश्चिमी संप्रदायों का बहुमत है। इस मार्शल आर्ट महोत्सव के फाइनल में यद्यपि हमारे 3 पूर्वी संप्रदायों के प्रतिभागियों की संख्या कम है, फिर भी गुणवत्ता कम नहीं है। नीचे 3 पूर्वी संप्रदायों के योद्धाओं की चर्चा की गई है। हाँ, जियान वूजी पवित्र राजवंश के 6 राजकुमारों में से एक है। अब तक इस प्रतियोगिता में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को 1 चाल से हराया है, या उसके प्रतिद्वंद्वी ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है। यंग वुया भी बहुत मजबूत है। उसने 4 गेम लड़े हैं और उन सभी को आसानी से जीत लिया है। और युहुआ संप्रदाय के लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वह लॉन्ग चेन भी दिव्य तलवार संप्रदाय का एक शिष्य है, जो हमारे पूर्व में एक संप्रदाय है, और उसका प्रदर्शन और भी अधिक आकर्षक है। स्टैंड में तियानयान तियानजुन और जिंगुआन तियानजुन भी प्रतियोगिता के भव्य अवसर पर चर्चा कर रहे थे। अब ऐसा लगता है कि 3 पूर्वी संप्रदायों के ध्वज को हमारे युहुआ संप्रदाय द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जिंगुआन तियानजुन भावना से भरे हुए थे, कई वर्षों से हमारा युहुआ संप्रदाय कभी इतना गौरवशाली नहीं रहा। तियानयान तियानजुन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, ल्यान युओ, दाई युलिंग, लेंग हाओ प्लस लिंग जियो, ये भूत प्रतिभा हमारे युहुआ संप्रदाय को कई बीमा कहा जा सकता है,
और यह एक दुर्लभ सुनहरे दिनों में प्रवेश कर चुका है। मेरा मानना है कि इस मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल के अंत के बाद ये निश्चित रूप से 12 संप्रदायों में से एक महत्वपूर्ण संप्रदाय बन जाएगा। त्यानयान, क्या तुम्हें लगता है कि ये 4 लोग आगे बढ़ सकते हैं? बेशक, हमारे संप्रदाय के 4 लोगों का शीर्ष 100 में आगे बढ़ना और रेंजी की उपाधि प्राप्त करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन शीर्ष 50 में प्रवेश करने के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि लिंगजियो और ल्यान युआ सबसे स्थिर हैं और अन्य 2 भाग्य और प्रदर्शन पर निर्भर करेंगे। त्यानयान त्यानजुन ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन 4 शिष्य शीर्ष 100 में पहुंच जाते हैं और रेंजी बन जाते हैं, जो अपने आप में एक चमत्कार है। अगर हम एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो यह एक नई शुरुआत होगी। स्वर्णिम प्रकाश स्वर्गीय आदरणीय ने सिर हिलाया। अब और बात नहीं, लगता है लिंगजियाओ की प्रतिस्पर्धा फिर से शुरू हो गई है और प्रतिद्वंद्वी प्रारंभिक दौर में यान लिहुओ प्रतीत होता है। त्यानयान स्वर्गीय आदरणीय ने अचानक कहा। गोल्डन लाइट हेवनली वेनरेबले ने सिर हिलाया और सभी की निगाहें लिंगजियो के मार्शल आर्ट क्षेत्र पर टिक गईं। स्टैंड में बैठे लोगों को सभी 10 मार्शल आर्ट अरेना की लड़ाइयों को देखने की अनुमति देने के लिए यह अंतिम दृश्य बहुत ही चतुराई से डिजाइन किया गया है। चाहे आप इसे किसी भी कोण से देखें, आप वह दृश्य देख सकते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। ये संभवतः एक अजीब संरचना है जिसे किसी विशेष संरचना मास्टर द्वारा व्यवस्थित किया गया है। 10वें समूह के मार्शल आर्ट क्षेत्र में लिंगजियाओ और यान लिहुओ ने 10 मीटर की दूरी पर लड़ाई लड़ी। लिंगजियो, आपकी प्रगति ने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया है, लेकिन आज मैंने लालज्वाला भाले में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है और अपनी जादुई भाला मार्शल भावना को मजबूत किया है। मुझे डर है कि मुझे हराना इतना आसान नहीं है। जुवानहो संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में यान लिहुओ लिंगजियाओ से आसानी से हारना नहीं चाहता था, अन्यथा ये थोड़ा शर्मनाक होता। लेकिन वह स्पष्ट रूप से लिंगजियाओ से डरता था। दूसरों से लड़ते समय वह बिल्कुल भी बकवास नहीं करता था। वह बस आगे आया और लड़ा और आसानी से जीत गया। लेकिन लिंगजियाओ से लड़ते समय वह मनोवैज्ञानिक युद्ध का उपयोग करना चाहता था। लिंगजियो को अपने जादुई भाला मार्शल आत्मा से डरने दें ताकि उसके पास अभी भी जीतने का मौका हो। यह अफसोस की बात है कि उसने इस मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए गलत लक्ष्य चुना। उसका जिक्र न करें, लिंगजियाओ ने पवित्र राजवंश के बाकी 6 राजकुमारों को गंभीरता से नहीं लिया, सिवाय पवित्र पुत्र के। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यान लिहुओ को लिंगजियो को हराने का आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए वह केवल इस छोटी सी चाल का उपयोग कर सकता था। यान लिहुओ, तुमने मेरे लिए शुरुआती दौर में चीजें मुश्किल नहीं बनाई। ये तुम्हारा सौभाग्य है। हार मान लो और मैं तुम्हें बिना किसी नुकसान के बच निकलने का मौका दूंगा। लिंगजियो ने शांति से यान लिहुओ को देखा और कहा। वह व्यंग्यात्मक नहीं था, बल्कि सचमुच नेक इरादे से ऐसा कह रहा था, क्योंकि एक बार उससे पराजित होने के बाद यान लिहुओ निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होगा और अगली लड़ाई में समस्याएं अनिवार्य रूप से होंगी। आप, यान लिहुओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शीके को अपमानित नहीं किया जा सकता। भले ही मैं आज तुम्हें हरा न सकूं, पर मैं तुम्हारे लिए कभी भी इसे आसान नहीं बनाऊंगा। प्रेरी आग जलाकर निशाना लगाने का कौशल। एक दहाड़ के साथ यान लिहुओ ने अपने शरीर में मौजूद एकमात्र त्यानयुवान शक्ति का पूरा उपयोग किया। लाल त्यानयुवान शक्ति उसके हाथ में भाले पर संघनित हो गई और क्रोध की लपटें फूटने लगी। भाला बाहर निकला और लपटें उठने लगी, जैसे कोई क्रूर जानवर लिंगजियो की ओर दौड़ रहा हो और एक अत्यंत खतरनाक आभा बिखेर रहा हो। ओह, क्यों परेशान हो? लिंगजियाओ देख सकता था कि यान लिहुओ का हमला बहुत शक्तिशाली था। यह शायद इस समय उसका सबसे मजबूत कदम था। यदि इसका प्रयोग दूसरों के विरुद्ध किया जाए तो ये प्रभावी हो सकता है, लेकिन यदि इसका प्रयोग उसके विरुद्ध किया जाए तो ये केवल बर्बादी होगी। धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाते ही तलवार की रोशनी चमक उठी और एक खियुई तलवार हवा में टूटकर सुनहरी रोशनी में बदल गई। आकाश में फैली लाल लपटें खतरे में लग रही थीं और वे तेजी से पीछे हटने लगी और हवाई तलवार से उन पर वार किया गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हवा की तलवार ने यान लिहुओ के शरीर की रक्षा करने वाले सार को छेद दिया और उसे दूर फेंक दिया। एक कदम आगे, मैंने कहा, ये बहुत अच्छा होगा यदि आप बस हार मान लें। अब न केवल आपने बेहतरीन चाल दिखाई है, बल्कि इसमें बहुत सारी वास्तविक ऊर्जा भी खर्च हुई है, और यहाँ तक कि आपके शरीर में संघनित करने के लिए आपने जो त्यानयुवान बल इतनी मेहनत की है, वह भी बर्बाद हो गया है। क्यों परेशान हो? लिंगजियो ने दर्शकों में यान लिहुओ पर नजर डाली, फिर मुड़कर बिना किसी दाग के दर्शकों की ओर चला गया।
ये दृश्य देखकर जुआनहुओ संप्रदाय में सभी के भाव अचानक बदल गए। यद्यपि यान लिहुओ लियुताइन और होंग समाधि जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह जुआनहुओ संप्रदाय का एक मुख्य शिष्य है और उसे लिंगजियो ने एक ही चाल में हरा दिया था। यह उनके लिए सचमुच अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। इसके बारे में सोचते हुए सच्ची राक्षसी निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने से पहले लिंगजियो बस एक महत्वहीन व्यक्ति था और बहुत कम लोग उसका नाम जानते थे। हालांकि आज लिंगजियाओ ने यान लिहुओ को इतनी आसानी से हरा दिया। युद्ध शक्ति में यह वृद्धि थोड़ी ज्यादा डरावनी थी। इससे भी अधिक भयानक बात की इस लड़ाई को देखकर आप बता सकते हैं कि लिंगजियो ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ओह, ये सच है कि दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोग हैं। मुझे डर है कि लिंगजियाओ पहले से ही पवित्र राजवंश के छठे युवा मास्टर के स्तर पर है। लिहुओ और उसके बीच एक बड़ा अंतर है। लियुताइन ने आह भरते हुए कहा, समाधि हमारा एक और कठिन शत्रु है। लिंगजियाओ जीत गया। 10वें ग्रुप के रेफरी ने परिणाम की घोषणा की, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक मजबूत आदमी के रूप में उन्होंने शुरू में सोचा था कि उन्होंने लिंगजियो को देख लिया है और महसूस किया कि लिंगजियो एक योद्धा था जो आत्मा गुप्त कलाओं में अच्छा था और निश्चित रूप से अन्य चीजों में अच्छा नहीं था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आत्मा की गुप्त तकनीक शायद इस लड़के का एक हुनर मात्र है। ये लड़का उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। एक चाल नहीं, सख्ती से कहा जाए तो लिंगजियो सिर्फ रक्षात्मक था और उसने यान लिहुओ को हरा दिया। 10वें समूह के रेफरी ने खुद से कहा, अब ऐसा लगता है कि 10वें समूह में शीर्ष स्थान के लिए लड़ाई उसके और पोक्यानजुन के बीच है और झाईजुन अभी भी थोड़ा पीछे है। यहाँ कई योद्धा लड़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। जो मुकाबला बराबरी का माना जा रहा था वह पूरी तरह एक तरफा निकला। अच्छा लड़का, इस महीने हुआजोंग से लिंगजियाओ न केवल बहादुर बल्कि आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली भी लग रहा है। हाँ, अब सोचो, उसके सामने कोई भी अपनी हर चाल पर अड़ा नहीं रह सकता। उसके हमले बहुत अजीब हैं। ये वास्तव में आश्चर्य की बात है। मुझे लगा कि 10वें समूह में कोई मास्टर नहीं थे। फैंग मोटिंग, झाईजुन और पोक्यानजुन बहुत अच्छे थे। अब ऐसा लगता है कि लिंगजियो उनमें से एक है। उसकी ताकत शायद पोक्यानजुन से कम नहीं है। हजारों सैनिक, तुम सही हो, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इस आदमी की चालें बेहद अजीब हैं। तुम युद्ध के दौरान उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चालों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। मुझे आश्चर्य है कि उसने यान लिहुओ को हराने के लिए कितनी ताकत का इस्तेमाल किया। मेरा अनुमान है कि यह कम से कम 60-70% होगा, अन्यथा ये बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। सबकी चर्चा सुनकर पोक्यानजुन का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। अभी अभी हुए उस प्रहार में उसे लगा कि लिंगजियो ने अपनी आधी ताकत ही इस्तेमाल की होगी और वह वास्तव में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। लिंगजियाओ का सामना करते हुए उनकी जीत की संभावना अधिक नहीं थी। यदि लिंगजियाओ ने यान लिहुओ को उसकी आधी ताकत से भी हरा दिया तो भी उसके जीतने की 50% संभावना थी। और अगर ये ताकत का 40% है तो उसके लिए लिंगजियो को हराना मुश्किल होगा। ये बच्चा चाहे कितनी भी तेजी से बड़ा हो जाए, वह इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। वह शायद अपनी ताकत का केवल आधा ही है। पोक्यानजुन ने खुद को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की और खुद से कहा कि घबराओ मत, क्योंकि वे एक ही समूह में हैं। वह और लिंगजियो जल्द या बाद में मिलेंगे, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वे लड़ सकते हैं या नहीं। हो सकता है कि उन दोनों के पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अंक हो, इसलिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लिंगजियो, जो अपनी सीट पर वापस आ गया था, उसकी मुलाकात लन यू एर से हुई जो लड़ाई के बाद आराम करने के लिए वापस आ रही थी। जूनियर भाई लिंग, आपने अभी यान लिहुओ को हराने के लिए कितनी शक्ति का उपयोग किया? लैन युआ ने दिलचस्पी से पूछा। इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। इसे इस तरह से समझें, एक चींटी को हराने में कितनी ऊर्जा लगती है? लिंग जियाओ ने वापस पूछा। क्या? लैन यू एर और लिंग हाओ, दाई यूलिंग और उनके बगल में खड़े अन्य लोग दंग रह गए। वे जानते थे कि लिंग जियो बहुत मजबूत था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो की नज़र में यान लिहुओ सिर्फ एक चींटी थी। क्या चींटियों को हराने के लिए बिजली की खपत जरूरी है? हे भगवान, यान लिहुओ पिछले मार्शल आर्ट महोत्सव के फाइनल में 51वें मास्टर थे। सांस लेने के बाद लैन यूएर और दाई यूलिंग ने एक दूसरे को देखा और कड़वी मुस्कान दी। वे मजबूत होते जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि वे लिंग जियाओ से दूर होते जा रहे थे। यह आदमी वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जब उसने आगे बढ़कर काम किया तो वह पागल हो गया था। लैन युआ ने जियान वूजी को देखा,
फिर पवित्र पुत्र जी मिंगकोंग को देखा और कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सकी। मुझे जियान वूजे और जी मिंगकोंग के लिए दुख हो रहा है। उन्होंने सोचा था कि वे आसानी से जूनियर भाई लिंग को कुचल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्होंने बड़ी मेहनत से जो लाभ अर्जित किया था वह आसानी से नष्ट हो गया। इस समय लॉन्ग चेन की लड़ाई भी सुचारू रूप से समाप्त हो गई थी और लड़ाई भी 10 चालों के भीतर हल हो गई थी। लिंग जियो और निराश यान लिहुओं को पास में देखकर वह सब कुछ समझ गया। एक गर्वित ड्रैगन के रूप में उसका लिंग जियो को धोखा देने का जरा सा भी इरादा नहीं था, क्योंकि लिंग जियो बहुत डरावना था। अपने दिल में लिंग जियाओ एक पूर्ण राक्षस था जिसकी शांति और धैर्य उसकी उम्र के साथ पूरी तरह से असंगत था। उनका विश्लेषण और निर्णय क्षमता भी बहुत खराब थी। बेशक इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे ड्रैगन जाति की प्रतिभा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इस राक्षस के सामने पूरी तरह से बेकार थी। वास्तव में लॉन्ग चेन को समझ नहीं आया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन लिंग जियो के प्रयास उससे 10 गुना ज्यादा थे। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो पागलपन की हद तक अभ्यास करता था और अपने जीवन की परवाह नहीं करता था। माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट की मदद से उसके लिए आज जहां वह है वहां तक पहुंचना पूरी तरह से सामान्य था। अगले कुछ गेम में लिंग जियाओ की लड़ाई बेहद आसान हो गई। जैसे ही वह मंच पर आया, प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत हार की घोषणा कर दी, क्योंकि लिंग जियो की लड़ाई देखने के बाद कोई भी इस व्यक्ति पर समय या ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। वे पहले ही यान लिहुओं का दर्दनाक सबक देख चुके हैं। लिंग जियो के साथ लड़ाई के बाद यान लिहुओं ने लगातार 3 लड़ाइयां खो दी और फिर धीरे धीरे अपनी गिरावट को ठीक किया। आगे बढ़ना शायद कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बहुत कठिन है। इस स्थिति को देखकर लिंग हाओ ईर्ष्या से भर गया। वरिष्ठ भाई लिंग, यदि आप अपनी ताकत थोड़ी सी भी दिखाते हैं तो वे लोग आपसे लड़ने से डरेंगे और मैं अब ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत कठिन है। जब आप एक अपराजय प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हैं तो जितना संभव हो उतना त्याग करें। यह एक बुद्धिमानी भरा कदम है। ये वह युद्ध नीति है जो मैंने आपके लिए निर्धारित की है। यदि आप इसका पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। जब लिंग जियो निष्क्रिय था तो उसने लिंग हाओ और दाई यूलिंग के लिए पदोन्नति की रणनीति तैयार की। ये कुछ और नहीं बल्कि जब आप किसी से मिलते हैं तो जीतने की कोशिश करते हैं और जब आप किसी से मिलते हैं तो सीधे हार मान लेते हैं। लैन यू, एर और लॉन्ग चेन को इसकी जरूरत नहीं है। वे काफी मजबूत हैं और साधारण प्रमोशन को पूरी तरह से कुचल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई लिंग, मुझे इस मामले की वजह से सिरदर्द हो रहा है। हालांकि लिंग हाओ की ताकत खराब नहीं है और पदोन्नति की संभावना भी अधिक है, लेकिन अगर नाव नाले में पलट जाए तो ये बहुत शर्मनाक होगा। लिंग जियाओ की पदोन्नति रणनीति और उसकी ताकत के साथ पदोन्नति 100% सुनिश्चित है। लिंग हाओ को लिंग जियाओ के निर्णय पर कभी संदेह नहीं हुआ। वे इतने लंबे समय से एक साथ हैं और वह अच्छी तरह से जानता है कि उसके वरिष्ठ भाई की विश्लेषणात्मक क्षमता कितनी मजबूत है। आगे बढ़ो और मन की शांति के साथ लड़ो। दूसरे क्या बात कर रहे हैं इसकी चिंता मत करो, बस आगे बढ़ो, लिंग जियाओ ने याद दिलाया। आखिरकार लिंग हाओ युवा और ऊर्जावान हैं और उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि दर्शकों की टिप्पणियों को सुनने के बाद वह मदद नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा हो सकते हैं और सीधे प्रचार रणनीति को एक तरफ फेंक सकते हैं। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई लिंग, मैं बस अपनी बात कहूंगा, हे। जूनियर भाई लिंग, उधर देखो, यंग हुआ मुश्किल में लग रही है। लैन यू, एर की आवाज अचानक लिंग जियाओ के कानों में गूंजी। लिंग जियाओ ने उधर देखा। यंग हुआ बीस्ट किंग पैलेस का एकमात्र बचा हुआ फाइनलिस्ट शिष्य है। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बार वह मुश्किल में पड़ गया। उनके प्रतिद्वंदी बाई सांशाओ थे, जो पिछले मार्शल आर्ट महोत्सव के फाइनल में 29वें स्थान पर थे। उन दोनों की मार्शल आत्माएं रॉक पक्षी हैं। ये सिर्फ इतना है कि यंग हुआ गोल्डन विंग दापेंग मार्शल स्पिरिट है और बाई सांशाओ स्ट्रोई दापेंग मार्शल स्पिरिट है। एक योद्धा आत्मा सुनहरी रोशनी से चमक उठी, एक मार्शल आत्मा बर्फ और हिम से ढकी हुई है। वे सभी बहुत सुंदर हैं। युद्ध के मैदान में दोनों व्यक्ति लड़ते रहे और उनकी आकृतियां टिमटिमाती रहीं, जिससे आम लोगों के लिए उन्हें नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल हो गया। वर्तमान युद्ध की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि दोनों बराबरी पर हैं। हालांकि लिंग जियो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि थर्ड यंग मास्टर बाई यंग हुआ से बहुत अधिक शक्तिशाली था। बराबर ताकत की वर्तमान स्थिति का कारण विशुद्ध रूप से थर्ड यंग मास्टर बाई का खेल था।
अफवाहों के अनुसार इस व्यक्ति को अपने विरोधियों के साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद है, बिल्कुल बिल्ली की तरह जो चूहे को पकड़ती है। यह उसे एक पंजे से मार सकता है, लेकिन उसे लगातार छेड़ना और चिढ़ाना चाहिए। तुम्हारी चालें लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये वाकई बहुत उबाऊ है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि मैं इस उबाऊ लड़ाई को यहीं खत्म कर दूं। लड़ाई के दौरान तीसरे युवा मास्टर बाई ने वास्तव में जम्हाई ली और फिर उनका आक्रमण अचानक भयंकर और शक्तिशाली हो गया, जिसने एक पल में यंग हुआ को पूरी तरह से कुचल दिया। रॉक अपने पंख फैलाता है और सुनहरी रोशनी से मारता है। यंग हुआ के चेहरे पर गुस्से का भाव दिखाई दिया और उसने अचानक अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उसकी पीठ के पीछे सुनहरे पंखों वाली रॉक मार्शल आत्मा ने एक चमकदार सुनहरी रोशनी प्रकट की, जिससे उसके आसपास के कई लोग देख पाने में असमर्थ हो गए। ऐसा लग रहा था मानो प्रतियोगिता के मंच पर सुनहरा सूरज चमक रहा हो। छोटी छोटी तरकीबें। तीसरे युवा मास्टर बाई ने व्यंग्य किया। उनका शरीर अचानक एक सफेद रोशनी में बदल गया। उन्होंने यंग हुआ को छाती पर लात मारी और यंग हुआ को प्रतियोगिता रिंग से बाहर कर दिया। पफ! यंग हुआ को खून की उल्टी हुई और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। शारीरिक चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक आघात गंभीर था। हा, तीनों पूर्वी संप्रदायों के अनुयायी सभी कूड़ा हैं, उनमें से कोई भी सभ्य नहीं है। तीसरे युवा मास्टर बाई हंसे और दर्शकों की ओर चले गए। ये सुनकर यंग हुआ, जिसकी आंखें पहले धुंधली थीं, तुरंत स्पष्ट हो गईं। तीसरे युवा मास्टर बाई, मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, लेकिन 3 पूर्वी संप्रदायों में से कोई न कोई तो होगा जो आपसे निपट सकता है। यंग हुआ ने लिंगजियो के बारे में सोचा। लिंग जियाओ के घर पर उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने पहले ही अपने नाजुक दिमाग को संयमित कर लिया था और बर्बादी में गिरना इतना आसान नहीं था। क्या आप जियान वूजी के बारे में बात कर रहे हैं? आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि जियान वूजी तलवार राजा संप्रदाय से हट गया है और अब तियानलोंग अकादमी का शिष्य है। तीसरे युवा मास्टर बाई ने वास्तव में जियान वूजी को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं की। ये वह नहीं है, मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। यंग हुआ ने लिंग जियाओ को देखा। तीनों पूर्वी संप्रदायों के चेहरे लिंग जियाओ के थे। उस महीने हुआजों का मुख्य कोर शिष्य। हाँ, यान लिहुओ को हराना अच्छा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं उससे डर जाऊंगा? सच बताऊं तो झाई जून और फैंग मोटिंग भी अब मेरे विरोधी नहीं हैं। तीसरे युवा मास्टर बाई ने उपहास किया। तो क्या हुआ? यंग हुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्थ क्या है? इसका कोई और मतलब नहीं है। अगर आप जियान वूजी से भी डरते हैं, तो आप उनसे मिलने पर निश्चित रूप से हार जाएंगे। यंग हुआ मंद मंद मुस्कुराया और जानवर राजा महल के शिष्यों की मदद से आराम करने के लिए अपनी सीट पर लौट आया। दर्शकों में से कई लोगों का ध्यान इस लड़ाई पर था और विभिन्न चर्चाएं फिर से शुरू हो गईं। श्री बाई शायद पहले से ज्यादा मजबूत हैं। क्या पिछले कार्यकाल में वे 29वें या 30वें नंबर पर थे? कोई बात नहीं, स्थिति को देखते हुए वे फैंग मोटिंग से ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, जो पिछले कार्यकाल में 19वें स्थान पर थे। यंग हुआ कमजोर नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मुलाकात मिस्टर बाई से हो गई। क्या 3 पूर्वी संप्रदायों के शिष्य वास्तव में बस एक क्षणिक घटना है? लिंग जियाओ के लिए भी यही बात लागू होती है। क्या तुमने सुना नहीं यंग हुआ ने क्या कहा? लिंग जियाओ संभवतः जियान वूजी से अधिक शक्तिशाली है। घमंड करो, हर कोई डींग मार सकता है, और आपको वैसे भी करों का भुगतान नहीं करना है। ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। क्या आपको लगता है कि मिस्टर बाई इस बार प्रतिभाशाली लोगों में से एक हो सकते हैं? ये लगभग समान होना चाहिए। कुल 20 प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। पिछले कार्यकाल में शीर्ष 10 बहुत शक्तिशाली थे। किसी एक व्यक्ति का पीछे रह जाना असंभव है। वास्तव में प्रतिस्पर्धा के लिए केवल 10 स्थान बचे हैं। श्री बाई शायद फैंग मोटिंग से अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन वे भी इसमें शामिल होंगे। ये सबसे नीचे है। ये सच है। इस मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल में कई नए चेहरे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो पिछले सत्र में सफल नहीं हुए थे, वे इस प्रतियोगिता में पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं। शीर्ष 20 प्रतिभाशाली लोगों में शामिल होना वास्तव में कठिन है। हाँ, शेंगजी, मो वुशांग, बाई क्यानजियाओ, लियुताइन, होंग सेनमेई, जियान वूजी, किन बिक्सु, ली जुएफेक, दाई याओलिंग, दाओ वोमिंग, ये 10 लोग एक ही स्तर पर हैं। ऐसा अनुमान है कि कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता है। स्थिति शेष 10 स्थानों पर कब्जा है। हे, मुझे लगता है कि बिशुई पैलेस की होंगली अपनी बड़ी बहन बाई क्यानजियाओ से ज्यादा ताकतवर है। चलो अब उसे 11वें के रूप में गिनते हैं। 9 लोग बचे हैं।
तियानलोंग अकादमी के फैंग याओआओ और पो क्यानजुन को मत भूलना। ये दोनों निश्चित रूप से 2 स्थानों पर कब्जा करेंगे। पिछले लड़ाकू शक्ति परीक्षण में उनमें से एक को 98 स्वर्ण लालटेन और दूसरे को 96 स्वर्ण लालटेन मिले थे। और दिव्य तलवार संप्रदाय के लॉन्ग चेन के बारे में क्या? वह 100 स्वर्ण दीप है, इसलिए उसे उन 2 लोगों से पहले स्थान दिया जाना चाहिए, है न? इन 3 लोगों की उम्र क्रमशः 12, 13 और 14 मानी गई है। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी कुछ कहना मुश्किल है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। आखिरकार ये ग्रुप का नॉकआउट राउंड ही है। जो योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं है, वे हमेशा कुछ न कुछ करने की तलाश में रहते हैं, जैसे कि 20 प्रतिभाशाली लोगों के नामों का अनुमान लगाना। जब तक आप 10 से ज्यादा सही जवाब दे पाते हैं, आपको इनाम मिल सकता है। यह उनके लिए एक अच्छी मनोरंजन गतिविधि भी है। हालांकि शीर्ष 10 का अनुमान लगाना आमतौर पर आसान होता है। जितना पीछे आप जाते हैं, यह उतना ही मुश्किल होता जाता है। जब तक आप बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, तब तक आप वास्तव में इसमें रैंक करने के योग्य नहीं हैं। पिछले लड़ाकू शक्ति परीक्षण को केवल संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे पूर्ण मानक नहीं माना जा सकता है। जब सब लोग बातें कर रहे थे, तब भी खेल नहीं रुका। लिंग जियो, शानगुआंडी, द्वंद्व। मैं हार मानता हूँ। बच्चे जैसे चेहरे वाले शानगुआंडी ने लिंगजियो के साथ द्वंद्व युद्ध छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। लिंग जियाओ, यूलियान, द्वंद्व युद्ध। मैं भी हार मान लूंगा। लिंग जियाओ, मैं हार मानता हूँ। लिंग जियाओ, उद्धरण चिन्ह। हार स्वीकाराना। जैसा कि लिंग हाओ को ईर्ष्या थी, लिंग जियो के सामने आए अगले दर्जन भर विरोधियों ने हार मान ली। ये लोग डरपोक नहीं हैं, वे ज्यादा समझदार हैं। वे लिंग जियाओ के साथ लड़ाई में अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करना चाहते। लिंग जियाओ की तुलना में पूर्वी संप्रदाय के अन्य शिष्यों में से केवल लॉन्ग चेन ने अब तक एक भी मैच नहीं हारा है। 1 दर्जन से ज्यादा गेम खेलने के बाद लन यू एक गेम हार गई। इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसकी प्रतिद्वंद्वी पिछले सत्र में शीर्ष 10 में से एक थी। उसका स्तर उस स्तर का नहीं था, इसलिए वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी सामान्य स्थिर लड़ाई शैली को बनाए रखा और अंततः 100 चालों के बाद पराजित हुई। ये दृश्य देखकर दर्शक थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने इस सुंदर और अज्ञात महिला योद्धा को 20 प्रतिभाशाली लोगों में शामिल कर लिया। बाई सांशाओ से हारने के बाद यंग हुआ ने 2 और गेम हारे। दोनों ही बार उनके प्रतिद्वंद्वी बाई सांशाओ के बराबर ताकतवर थे, लेकिन फिर भी उन्हें आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। लिंग हाओ और दाई यूलिंग दोनों ने लिंग जियो की पदोन्नति रणनीति का पालन किया और बहुत संयम दिखाया। जब आपको खेल छोड़ देना चाहिए तो निर्णायक रूप से खेल छोड़ दें, और जब आपको जीतना चाहिए तो खेल कभी न हारें। यदि यह गति जारी रही तो दोनों के आगे बढ़ने में मूलतः कोई समस्या नहीं होगी। आखिरी मुकाबला लिंग जियाओ बनाम झाई जुन। जब वे पहले लिंग जियाओ से मिले थे, तो पो क्यानजुन और फैंग मोटिंग दोनों ने हार स्वीकार कर ली थी। ऐसा नहीं है कि ये दोनों लोग लिंग जियाओ से डरते हैं, वे बस समूह चरण में लिंग जियाओ के साथ ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। वैसे भी उनके पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अंक हैं। लेकिन ये झाई जुन ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता है जो हार मानने को तैयार नहीं है। उसने लिंग जियाओ से लड़ने और युहुआ संप्रदाय के इस शिष्य को हराने की योजना बनाई, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत चमत्कारी है। हराना। लिंग जियो ने झाई जुन की तरफ देखा तक नहीं और सीधे हवाई तलवार फेंकी। हवाई तलवार हवा में उड़ गई, झाई जुन के शरीर की रक्षा करने वाले सार को भेदते हुए, और फिर झाई जुन के शरीर को भेदते हुए झाई जुन के पूरे शरीर को दूर फेंक दिया। प्रतियोगिता के मंच के नीचे पहुंच गया। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को कोई भी चाल चलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि यह समय की बर्बादी थी। लिंग जियाओ जीत गया। 10वें समूह के रेफरी को इस तरह के परिणाम की उम्मीद थी, इसलिए जब लिंग जियो ने अपनी चाल चली तो उन्होंने परिणाम घोषित कर दिया। लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि आवाज खत्म होने से पहले ही लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मजबूत, वास्तव में मजबूत तलवार की चाल न केवल अजीब है, बल्कि बेहद तेज भी है। अब मैं शायद समझ सकता हूं कि पो क्यानजुन और फैंग मोटिंग ने क्यों हार मान ली। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना, भले ही वे जीत जाएं, शायद एक दयनीय हार होगी। अब ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ को 20 प्रतिभाशाली लोगों में कम से कम 19वें स्थान पर रखा जा सकता है। ये बहुत कम है। मुझे लगता है कि 15 भी लगभग बराबर ही है। 11 एक लाल काप है। इसमें कोई समस्या नहीं है।
यह महिला इतनी शक्तिशाली है कि बाई कियानजियाओ भी उससे बहुत डरती है। मुझे तो ये भी संदेह है कि उसे पवित्र राजवंश के छठे युवा मास्टर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। 12 को लॉन्ग चेन का पता लगाना चाहिए। वह फैंग याओआओ से भी अधिक शक्तिशाली है। चून की समूह चरण मूल रूप से समाप्त हो चुका है, इसलिए प्रत्येक योद्धा की ताकत का निर्णय अधिक सटीक हो गया है। शीर्ष 10 को अपरिवर्तित रहने के अलावा 20 प्रतिभाओं की रैंकिंग में कुछ बदलाव हुए हैं। बेशक ये सिर्फ दर्शकों की अटकलें हैं और हो सकता है कि ये सटीक न हों। 13 फैंग याओआओ हैं, 14 लैन यू एर होनी चाहिए, 15 लिंग जियाओ हैं, 16 पोक्यानजुन हैं, 17 बाई सनशाओ हैं, 18 लॉन्ग जियाओ हैं और 19 तियानवांगमेन से होने चाहिए। निंग वुशुंग 20 विश्वी पैलेस के कछुए की दीर्घायु है। बेशक ऐसी रैंकिंग पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकती है, लेकिन समूह चरण में वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए क्रम गलत हो सकता है, लेकिन लोगों का अनुमान है कि ये लोग हैं। उन्मूलन के पहले दौर के बाद 200 से अधिक लोग 100 लोगों में बदल गए और इन सभी योद्धाओं ने हीरोज की उपाधि जीती है। हा, चमत्कारों में चमत्कार। शीर्ष 100 में वास्तव में हमारे युहुआ संप्रदाय के 4 शिष्य हैं। ये वास्तव में दुर्लभ है। 3 दक्षिणी संप्रदाय पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। हमारे पूर्वी संप्रदायों में केवल जानवर राजा महल के लोग ही बचे हैं। यंग हुआ दिव्य तलवार संप्रदाय से लॉन्ग चेन और युहुआ संप्रदाय से हम 4। जिंगुआंग तियानजुन बहुत खुश था। बेशक वह खुश था। अतीत में युहुआ संप्रदाय हमेशा 12 संप्रदायों में सबसे नीचे रहा था और फाइनल में भी नहीं पहुंच सका था। और इस बार न केवल वे फाइनल में पहुंचे, बल्कि 4 लोग शीर्ष 100 में भी जगह बनाने में सफल रहे। ये वास्तव में एक अभूतपूर्व घटना है। इतनी जल्दी खुश मत होइए। दूसरा राउंड और भी ज्यादा कठिन होगा। शीर्ष 50 में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि तियानजुन के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी, फिर भी वह जो कुछ कह रहा था उसमें सतर्क था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि लिंगजियाओ और लैन यू ए निश्चित रूप से शीर्ष 50 में प्रवेश कर सकते हैं। जहां तक यूलिंग और लेंगहाओ की बात है, तो बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। जिंगुआंग तियानजुन अब थोड़ा अधीर है। उनके शिष्य लेंगहाओ शीर्ष 100 में जगह बनाने में सफल रहे, जिससे वे बहुत खुश हुए। अब उन्हें और किस बात से असंतुष्टि है? थोड़े समय के ब्रेक के बाद एलिमिनेशन का दूसरा राउंड फिर से शुरू हुआ। नियमों के अनुसार पहले और अंतिम समूह को मिला दिया गया, जिससे 5 समूह बचे, जिनमें से प्रत्येक में अभी भी 20 लोग थे और आगे बढ़ने वाले लोगों की संख्या अभी भी 10 थी। बस इतना है कि इस समूह की संख्या अब 1 हो गई है। मूल प्रथम समूह के पास 2 घातक हथियार थे, पवित्र सोनजी मिनकोंग और दानव नेत्र दानव वुशांग। बेशक दूसरे दौर के उन्मूलन के लिए पदोन्नति पद्धति पहले से अलग है। इस दौर में प्रत्येक समूह में प्रत्येक व्यक्ति 10 गेम लड़ता है, जो समूह के भीतर पूरी तरह से यादृच्छिक रूप से तैयार किए जाते हैं। इसलिए क्या वह जी मिनकोंग या मो वुशांग से मिल सकता है? यह अभी भी एक सवाल है। लिंग जियाओ इतनी जल्दी उनसे मिलना नहीं चाहता था। सबसे पहले उसे अभी भी दोनों के बीच की लड़ाई का निरीक्षण करना था, और दूसरे रोमांचक लड़ाई स्वाभाविक रूप से अंत में दिलचस्प होगी। इस तरह से ये सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकता है। बेशक अगर वह सचमुच उनसे मिलता तो वह पूरी ताकत लगा देता, लेकिन उसे लगता था कि यह संभव नहीं है। तियानवांगमेन के लोगों को भी उम्मीद थी कि वह सार्वजनिक रूप से लड़ाई हार जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जितने अधिक दर्शक होंगे उतना बेहतर होगा। अब प्रतियोगिता के 5 चरण हैं, लेकिन जब अंतिम क्वालिफाइंग मैच की बात आती है तो केवल एक प्रतियोगिता चरण होगा। निश्चित रूप से ध्यान अब की तुलना में अधिक होगा। तियानवांगमेन और पवित्र राजवंश के लोगों के लिए लॉटरी निकालते समय कुछ तरकीबें अपनाना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। वे अंतिम लड़ाई में शेंगजी और लिंगजियाओ की मुलाकात की व्यवस्था करेंगे। बेशक आधार की लिंगजियाओ आगे बढ़ सकता है। 20 लोगों में से 10 लोगों को पदोन्नति मिली, जो कि बहुत बड़ी बात है। आखिरकार पदोन्नति की पूरी 50% संभावना होती है। हालांकि वास्तव में ये संभावना कुछ भी स्पष्ट नहीं करती है। जो लोग पहले दौर से ही बाहर खड़े हो सकते हैं वे सभी उत्कृष्ट लोग हैं। उन्हें तियानलोंग महाद्वीप में एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। प्रतिभाशाली लोगों के बीच टकराव सचमुच क्रूर है। अधिकांश लोग अपने विरोधियों के साथ बराबरी की स्थिति में होते हैं, और जो चीज़ वास्तव में परिणाम निर्धारित करती है वह अक्सर लड़ाई का एक क्षण ही होता है।
यदि आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपको बाहर किया जा सकता है। ये सचमुच बहुत क्रूर है। 5वें समूह में काफी विशेषज्ञ हैं। 10वें समूह में फैंग मोटिंग, झाई जून, लिंग जियो और पो क्यानजुन के अलावा शिंगजी, मो वुशांग और लियू लैन भी हैं, जिन्होंने पिछले मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल में 21वां स्थान हासिल किया था। फैंग रेंजी 27वें स्थान पर और लियांग जियो 30वें स्थान पर रहे। एक समूह में इन 3 लोगों के अंक शिंगजी और मो वुशांग के बाद दूसरे स्थान पर हैं और उनकी ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं है। और वे तीनों वास्तव में स्वर्गीय राजा संप्रदाय के शिष्य हैं। इससे पता चलता है कि तियानवांग संप्रदाय कितना मजबूत है। 100 उत्कृष्ट लोगों में से 40 से अधिक तियानवांग संप्रदाय के अनुयायी हैं। पहले गेम में फैंगमो ने लियू लैन की बात सुनी। प्रतियोगिता का ये दूसरा दौर अभी शुरू ही हुआ था कि हमें एक सशक्त संवाद देखने को मिला। फैंग मोटिंग पिछले मार्शल आर्ट महोत्सव के फाइनल में 19वें रैंक वाले योद्धा थे। लियू लैन 21 वर्ष की है। फैंग मोटिंग केवल ग्रुप चरण में पो क्यानजुन से हार गए और फिर रणनीतिक रूप से लिंग जियाओ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लियू लैन शिंगजी, मो वुशांग और लियांग जियो से हार गए। पहले 2 बहुत मजबूत थे, इसलिए उसने तुरंत हार मान ली। लियांग जियो के लिए यह आदमी पिछली बार की तुलना में स्पष्ट रूप से मजबूत था। लियू लैन ने 100 से अधिक चालों में लड़ने के बाद उसे आधे चाल से हरा दिया। घुटन, ऐसा प्रतीत होता है कि फैंग मोटिंग ने ग्रुप चरण से कोई सबक नहीं सीखा तथा अभी भी उन्होंने अपनी संकीर्ण रणनीति का ही प्रयोग किया। लंबा चाकू उसके शरीर से बाहर आया, ठंडी रोशनी के साथ चमक रहा था और फिर उसने एक गहरी सांस ली और पूरी तरह से तैयार हो गया। पो क्यानजुन से हारने के बाद वह अब किसी भी दुश्मन को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और ये प्रतियोगिता का दूसरा दौर था। शीर्ष 100 लोगों में से अधिकांश ताकत में बराबर थे और वे कभी भी दुश्मन को कम नहीं आंक सकते थे। लियू लैन ने धीरे से अपने हाथ पर स्टोरेज रिंग को छुआ। लाल बत्ती चमकने के बाद उसके हाथ में एक नरम तलवार दिखाई दी। यह एक ऐसा हथियार है जिसे महिला योद्धा विशेष रूप से इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। यह ज्यादा लचीला है और इसकी चालें भी अजीब हैं। आखिरकार, ताकत के मामले में महिलाएं आमतौर पर पुरुषों से कमतर होती हैं। अगर वे चालों से जीतती हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा। ऐसा लगता है कि यह नर्म तलवार चांदी के सांप की तरह है, जो सूरज के नीचे अक्सर उगल रही है, जिससे लोग कांप रहे हैं। मुझे कुछ सिखाओ। नर्म तलवार ने कार्रवाई शुरू की और लियू लैन ने बिना किसी रुकावट के हमला शुरू करने में बढ़त ले ली। उसका पूरा शरीर कमजोर और हड्डियों से रहित था और वह उड़ते हुए कैटेकिन्स की तरह लग रहा था। बस एक पल में चांदी की तलवार की रोशनी फैंग मोटिंग के सामने आ गई। लगभग 10 मीटर की दूरी एक पल में तय हो गई। डान 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 डॉट डॉट। नर्म तलवार और संकीर्ण चाकू के बीच टकराव जारी रहा और चमकदार चिंगारियां हर जगह उड़ने लगीं। शानदार मार्शल आर्ट प्रदर्शन ने दर्शकों को लगातार तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। बुडो महोत्सव एक प्रतियोगिता और उत्सव दोनों है। सिल्वर स्नैक एक पत्र थूकता है। लियू लैन ने ठंडी सांस ली और नर्म तलवार अचानक पीछे से उछली और फिर एक अविश्वसनीय कोण पर वार किया, मैदान पर संतुलन तोड़ने की कोशिश की। मधुर, सच्ची ऊर्जा के विस्फोट से उत्पन्न वायु प्रवाह अचानक ऊपर की ओर उड़ गया और मैदान पर चिंगारियां आग की लपटों में बदल गई, जिससे पहले से ही भीषण लड़ाई और भी अधिक गर्म हो गई। दर्शक जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए, वे पूरी तरह से इस भीषण युद्ध में लीन हो गए थे। वूश, नर्म तलवार जो मूल रूप से अवरुद्ध थी, अचानक थोड़ा फिसल गई और तलवार की नोक फैंग मोटिंग के ब्लेड के साथ बाहर निकल गई, जैसे कि तलवार का शरीर अचानक 3 या 4 इंच बढ़ गया हो। वह चाल जो मूल रूप से प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए असंभव थी, इस क्षण में एक घातक चाल में बदल गई। सिल्वर स्नैक के पत्र की यह भयानक बात है, आपको अत्यंत रक्षात्मक बनाता है। हालांकि फैंग मोटिंग के चेहरे पर केवल एक व्यंग्यात्मक भाव था और उसके मुख बाएं हाथ में एक चाकू दिखाई दिया। बिना किसी हरकत का उपयोग किए उसने सीधे लियू लैन के पेट में चाकू घोंप दिया। पूफ, लियू लैन का सुरक्षात्मक सार टूट गया था और उसके चेहरे पर भय की झलक के साथ उसका शरीर झटके से बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गया। अच्छा लड़का, इस फैंग मोटिंग में वास्तव में एक ही समय में 2 काम करने की क्षमता है। लियू लैन शायद हारने वाली है। लिंग जियाओ के बगल में झाई जुन बैठे हैं। इस बच्चे ने लिंग जियो से हारने के बाद लिंग जियो से नफरत नहीं की, बल्कि लिंग जियो के साथ दोस्त बनने की कोशिश की। ये वही था जिसने बात की थी। लिंग जियाओ ने हजारों मील दूर रहने वाले लोगों को मना नहीं किया।
भाई छाई के शब्द गलत हैं। अगर आप 5 चालें नहीं चलेंगे तो फैंग मो हार जाएगा। क्या? झाई जुन ने असमंजस में लिंग जियो को देखा और पूछा, क्या ये संभव नहीं है? हालांकि फैंग मो पहले तो नुकसान में लग रहा था, लेकिन जब उसने दूसरी तलवार निकाली तो लियू लैन को हार जाना चाहिए था। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले भी दूसरों को बताया है कि फैंग मो टीम की सबसे बड़ी गलती तलवार चलाना सीखना है, लेकिन चाकुओं का इस्तेमाल करना है। एक चाकू खामियों की भरपाई कर सकता है, लेकिन हालांकि 2 चाकुओं का हमला अधिक मजबूत हो जाता है, खामियां नहीं होंगी। उसी समय ये बड़ा हो गया है। उसने ये सब अपने दम पर किया और कोई रास्ता नहीं है जिससे उसे बचाया जा सके। आपने जो कहा उसे सुनकर लगता है कि यह सच है। झाई जुन मूर्ख नहीं है, उसे एक छोटे से संकेत के बाद ये बात समझ में आ गई। लिंग जियाओ ने आगे कहा, वास्तव में समस्या इससे कहीं अधिक है। जब उसने दूसरा चाकू निकाला तो फैंग मो टीम को जीतना चाहिए था। अगर मैं होता तो मैं घायल होने पर भी हमला पूरा कर लेता। दुर्भाग्य से चोट से बचने के लिए उसने लियू लैन की चालों का विरोध करने के लिए अतिरिक्त हरकतें की और सबसे अच्छा हमला करने का मौका चूक गया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मैदान पर स्थिति बदल गई। फैंग मो टीम ने मूल रूप से लियू लान को पीछे धकेलने के बाद जीत हासिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन लियू लान ने इसका फायदा उठाया और एक ही झटके में फैंग मो टीम की आक्रमण लय को बाधित कर दिया, जिससे उसे फिर से बढ़त हासिल हो गई। लियू लैन और फैंग मो टीम दोनों तियानवान संप्रदाय के शिष्य हैं। वे अक्सर सप्ताह के दिनों में एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं। एक बार जब वे प्रतिद्वंद्वी की खामी को पकड़ लेते हैं तो वे कभी भी अवसर को जाने नहीं देते। उसने एक ही बार में कॉम्बो लॉन्च किया, जिससे फैंग मो टीम को सांस लेने का कोई मौका नहीं मिला। पफ! अंततः फैंग मो टीम की शारीरिक सुरक्षा टूट गई। टकराना! लियू लैन ने अवसर का लाभ उठाकर उसे मैदान से बाहर निकाल दिया। प्रतियोगिता के नियम कहते हैं कि प्रतिद्वंद्वी को असफल करने के 2 तरीके हैं, एक तो प्रतिद्वंद्वी को हार स्वीकार कर लेना और दूसरा प्रतिद्वंद्वी को मैदान से बाहर कर देना। अरे, मैं फिर हार गया। फैंग मो टीम खड़े हो गए, उनका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। मंच पर मौजूद लियू लैन ने भी राहत की सांस ली। हालांकि वह ये लड़ाई जीत गई, लेकिन जीतना आसान नहीं था। यदि वे पुनः मिलते हैं तो भी परिणाम अप्रत्याशित होगा। सौभाग्य से वह खेल के दूसरे दौर में फिर से फैंग मो टीम से नहीं मिलेंगी, जो एक अच्छी बात भी है। इन दोनों के मैदान से चले जाने के बाद कोई और खिलाड़ी मैदान पर आया और खेल जारी रहा। झाई जुन ने आश्चर्य से लिंग जियो को देखा और उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। भाई लिंग की दृष्टि वास्तव में अच्छी है। वह मेरे वरिष्ठ भाई मो वुशान से कमतर नहीं है। लिंग जियाओ ने हल्की से मुस्कुराया। वह इस मामले में भाग्यशाली था। पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा में विश्लेषण करने की एक मजबूत क्षमता है। इसके अलावा उसने वर्षों में बहुत सारी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। हालांकि यह थोड़ा विविध है, क्योंकि उसने सब कुछ अभ्यास किया है। वह मार्शल आर्ट की खामियों और फायदों को अधिक सटीक रूप से देख सकता है। 5 समूहों की प्रतिस्पर्धा अभी भी जारी है और मजबूत संवाद अभी तक मंच पर नहीं आया है। द होली सन जी मिनकोन, द डेमन आई मो वुशान, पो क्यानजुन, लियांजियो, फैंग रेंजी और झाई जून सभी ने वह जीत हासिल की जिसके वे हकदार थे। जी मिनकोंग और मो वुशान के बीच लड़ाई के बारे में कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि जो लोग उनसे सीधे मिले थे उन्होंने हार स्वीकार कर ली थी। पो क्यानजुन का प्रदर्शन बहुत ही भयंकर था। उनके प्रतिद्वंद्वी को ये भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने कैसे हमला किया, और वह पहले से ही मार्शल आर्ट के क्षेत्र में थे। लियांग शियाओ और फैंग रेंजी का प्रदर्शन भी उतना ही खराब था। दोनों ने अपने विरोधियों को एक ही चाल से हरा दिया। लिंग जियाओ के लिए उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक चाल से भी हराया, लेकिन उनका प्रदर्शन इतना अतिरंजित और आकर्षक नहीं था। हालांकि वह समान रूप से उत्कृष्ट थे, लेकिन पो क्यानजुन, लियांग जियाओ और फैंग रेंजी की लड़ाइयों की तुलना में वे बहुत ही असंगत थे। हालांकि ज्यादातर खिलाड़ी समान रूप से शक्तिशाली थे, फिर भी ऐसे राक्षस थे। ये वास्तव में अपरिहार्य था। बेशक जो लोग पहले ही प्रतिस्पर्धा कर चुके थे, उनमें शेंगजी और मो वुशान के अलावा सबसे चमकदार निस्संदेह पो क्यानजुन था। यहाँ तक कि लियांग शियाओ और फैंग रेंजी भी गुप्त रूप से इस पागल आदमी से न मिलने की प्रार्थना कर रहे थे। जल्द ही योद्धाओं का दूसरा मैच शुरू हो गया। इस बार शुरुआती मुख्य आकर्षण थी। लिंग जियाओ, पो क्यानजुन, मंच पर जाओ और लड़ो। 5वें समूह में सबसे चमकदार पो क्यानजुन और सबसे शांत लिंग जियाओ की मुलाकात हुई।
हालांकि पोकियानजुन ने पिछले ग्रुप मैच में लिंग जियाओ का सामना करते हुए हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये केवल एक रणनीतिक आत्मसमर्पण था। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि पोकियानजुन लिंग जियो जितना अच्छा नहीं था, लेकिन लिंग जियो सिर्फ भाग्यशाली था। मो वुशान की राक्षसी आंखें चमक उठी और उसने ठंडे स्वर में कहा, पोकियानजुन लिंग जियो की तुलना में कम चालाक और शांत है, और उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक नहीं है, केवल 20% से 30% होने का अनुमान है। हालांकि अगर लिंग जियो उसे हराना चाहता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। मो वुशान ने ऐसा कहा और किसी को भी इस पर संदेह नहीं होगा। उनकी राय कभी गलत नहीं रही। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और यहाँ तक कि पवित्र पुत्र जी मिंगकोंग ने भी राहत की सांस ली। यदि लिंग जियाओ को पोकियानजुन से निपटने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है तो वह उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि वह उल्लेख करने लायक भी नहीं है। पोकियानजुन अखाड़े में कूद गया और विपरीत दिशा में लिंग जियो को देखकर गंभीर रूप से मुस्कुराया। मैंने हार इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि मैं तुम्हें डराने से डर रहा था। इस बार मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। सचमुच मुझे लगा कि तुम खुद को जानते हो, इसलिए तुमने हार मान ली। लिंग जियो उदासीनता से मुस्कुराया। लिंग जियो की बातें सुनकर पोकियानजुन के चेहरे पर बहुत अच्छा भाव नहीं था, बल्कि संदेह अधिक था। उसने पहले भी लिंग जियो की लड़ाई देखी थी और वह अच्छी तरह से जानता था कि लिंग जियो बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी उसके पास लिंग जियाओ को हराने की 50% संभावना है। लेकिन लिंग जियाओ इतना शांत और संयमित क्यों है? क्या यह आदमी धोखा दे रहा है या फिर वह अपनी ताकत बरकरार रख रहा है? ताकत बनाए रखने की बात करें तो मैंने भी उसे बरकरार रखा है। मुझे नहीं लगता कि मैं वाकई आपसे हार जाऊंगा। रेफरी की सीट पर रेफरी का मूल 10वां समूह और रेफरी का मूल पहला समूह एक साथ बैठते थे और वे संयुक्त रूप से 5 समूहों के लिए रेफरी के रूप में कार्य करते थे। रेफरी के पहले समूह में से एक ने हंसते हुए कहा, पोकियानजुन बहुत मजबूत है, और समूह चरण में उसने अपनी ताकत बनाए रखने पर ध्यान दिया और लिंग जियो के सामने हार स्वीकार करना चुना। अन्यथा परिणाम की भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा। रेफरी के 10वें समूह ने अपना सिर हिलाया और कहा, पोकियानजुन को अभी भी देखा जा सकता है, लेकिन ये लिंग जियो बहुत रहस्यमय है। उसने शुरू से अंत तक कभी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का योद्धा है। शायद वह एक योद्धा है जो नंगे हाथों से लड़ता है। ऐसे लोग भी होते हैं। रेफरी का पहला समूह हंसने लगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? रेफरी के 10वें समूह ने पूछा। लिंग जियाओ। रेफरी के एक समूह ने झिझकते हुए कहा, यह मो वुशान के अवलोकन का परिणाम है। ये गलत नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियो को तियानयुआन बल पर महारत हासिल नहीं है। अन्यथा भले ही वह पवित्र राजवंश के 6ठे राजकुमार की स्थिति में हो, वह प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर सकता है। ये सही है। यहाँ तक कि एक तियानमाय योद्धा भी तियानयुआन बल पर विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। आखिरकार ये तियानरेंग क्षेत्र के योद्धा की शक्ति है। ये बहुत रहस्यमय है। रेफरी का 10वां समूह भी लिंग जियो के बारे में बहुत आशावादी है, इसलिए वे थोड़ा निराश हैं। वह वास्तव में लिंग जियाओ को पवित्र राजवंश के 6ठे राजकुमार की श्रेणी में शामिल होते देखना चाहता है। इससे उसे गर्व होगा। आखिरकार उसने लिंग जियाओ को ग्रुप स्टेज से कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा है। बेशक वह इसके लिए मजबूर नहीं करेगा। आखिरकार तियानमाय योद्धा बनना आसान है, लेकिन तियानयुआन बल को संघनित करना आसान नहीं है। यह न केवल समझ से संबंधित है, बल्कि किसी की अपनी मार्शल आत्मा और योग्यता से भी संबंधित है। अन्यथा चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, तियानयुआन बल पर विजय पाना असंभव है। केवल प्राकृतिक रूप से निर्मित तियानयुआन बल का निशान ही बेकार है। तियानजुन तियानलोंग अकादमी के शिष्य के रूप में आपको किसी अज्ञात व्यक्ति से हारने की अनुमति नहीं है। एक बूढ़ा आदमी स्टैंड में चिल्लाया। पोकियानजुन का चेहरा थोड़ा बदल गया। पवित्र राजवंश के 6ठे राजकुमार से या पिछले सत्र के प्रतिभाशाली लोगों से हारना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन लिंग जियो पूरे तियानलोंग महाद्वीप में एक अनजान व्यक्ति है। अगर वह उससे हार जाता है तो यह वाकई शर्मनाक होगा। न केवल वह शर्मिंदा होगा, बल्कि पूरी तियानलोंग अकादमी भी उसके साथ शर्मिंदा होगी। हालांकि लिंग जियाओ का सामना करते हुए पोकियानजुन के पास वास्तव में जीतने की अधिक संभावना नहीं थी। अभी भी अपनी तलवार नहीं खींचते हुए लिंग जियो ने पोकियानजुन को देखा और कहा,
आपको मुझ पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे हारने में कोई शर्म नहीं है। पवित्र पुत्र मेरे हाथों पराजित होगा। हम पवित्र पुत्र को तुम्हारे जैसे किसी भी व्यक्ति द्वारा कैसे हराया जा सकता है? बस इतना ही। मुझे आज हजारों सेनाओं को भेद कर तुम्हारे अहंकार को खत्म करने दो। पो क्यानजुन ने गहरी सांस ली। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इस लड़ाई में हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, अन्यथा हम त्यानलोंग अकादमी में वापस भी नहीं लौट पाएंगे। जब उसे लिंग जियाओ को आगे बढ़ाने या हराने के लिए अपनी ताकत को संरक्षित करने के बहुविकल्पीय प्रश्न का सामना करना पड़ा, तो वह केवल बाद वाले विकल्प को ही चुन सकता था। भनभनाना। भंडारण रिंग पर एक हल्की रोशनी चमकी और पो क्यानजुन की तलवार बाहर निकाल ली गई, जिससे विनाश की एक भयानक आभा फैल गई और अदृश्य तलवार की ऊर्जा हवा के दबाव की तरह लिंग जियो की ओर मजबूर हो गई। आसपास की हवा संपीड़ित और विकृत हो गई थी। क्या तलवार है? क्या गति है? लिंग जियो वहीं खड़ा रहा, अभी भी अपनी तलवार खींचने का इरादा नहीं कर रहा था। तुमने अभी तक अपनी तलवार नहीं निकाली है। पो क्यानजुन थोड़ा नाराज था। वह जानता था कि लिंग जियाओ एक योद्धा है जो तलवार चलाने में माहिर है। अगर वह अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करता तो वह उसे नीची नज़र से देखता। यह जरूरी नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हल्के से हिलाया और कहा। मो बुशांग ने लिंग जियो को देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और आह भरी, ये व्यक्ति घमंडी और अभिमानी है। वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह निश्चित रूप से गटर में पलट जाएगा। अभी मैंने कहा कि वह हजारों सेनाओं को हरा सकता है, लेकिन अब मुझे एक प्रश्न चिन्ह बनाना होगा। थंडरबर्ड तलवार तकनीक ईगल आकाश पर हमला करता है। एक जोरदार चीख के साथ पो क्यानजुन की तलवार बाहर आ गई। जब तलवार बाहर निकली तो एक गर्जनापूर्ण ध्वनि हुई। तलवार की आभा विस्मयकारी थी और विखंडन की भयावह भावना ने प्रतियोगिता मंच के पास मौजूद कई लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। नष्ट करना, लिंग जियो ने बताया, और भयंकर तलवार ऊर्जा तुरंत रह गई और पूरी तरह से गायब हो गई। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? पो क्यानजुन की आंखें चमक उठी और वह स्तब्ध रह गया। उनकी सबसे मजबूत तलवारबाजी और भयानक तलवार चालों ने कई युवा उस्तादों को हराया था, लेकिन लिंग जियो के सामने वे बहुत बेकार थे। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। यदि आपके पास केवल इतना ही है तो आपके पास कोई मौका नहीं है। लिंग जियाओ की मुस्कान अभी भी उज्ज्वल थी। हन्फ, उस स्थिति में मैं तुम्हें निराशा का स्वाद चखाऊंगा। पो क्यानजुन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। यह निश्चित रूप से कोई धोखा नहीं था। सच्चे दानव निषिद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसने विनाशकारी तलवार के इरादे को समझा और उसे शक्तिशाली थंडर ईगल मार्शल स्पिरिट में एकीकृत कर दिया। जो विनाशकारी शक्ति फूटी वह खुद उसके लिए भी भयानक थी। चूंकि यह शक्ति बहुत शक्तिशाली थी और समय कम था, इसलिए वह इसमें पूरी तरह से निपुण नहीं हो सके। साधारण प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ वह अभी भी अपने कौशल का अभ्यास कर सकता था, लेकिन लिंग जियो के खिलाफ उसने जल्दबाजी में प्रयास करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब उसे इसका उपयोग करना ही था, क्योंकि लिंग जियो की शक्ति उसकी अपेक्षा से परे थी। जब तक वह अपनी विनाशकारी तलवार की मंशा का उपयोग नहीं करता, जीतना मुश्किल होगा। जब तलवार का इरादा सक्रिय हुआ तो उसके पीछे थंडर ईगल मार्शल आत्मा बदलने लगी और उसके शरीर पर बिजली की रोशनी अधिक हिंसक रूप से चमकने लगी, मानो वह दुनिया में सब कुछ नष्ट करने जा रही हो। अगले ही पल पो क्यानजुन ने अपनी तलवार से लिंग जियो पर वार कर दिया। बिना अपना शरीर हिलाए उसके पीछे मौजूद वज्र चील का भूत तलवार की ऊर्जा में बदल गया और हवा में उड़ गया। हवा में एक तेज रोशनी चमक उठी और चील की तेज चीख ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपकी तलवार का इरादा मेरे सामने सिर्फ एक बाज है, इसका कोई मतलब नहीं है। पो क्यानजुन का सामना करते हुए लिंग जियो को तीनों इच्छाशक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल अपने शरीर कौशल और चाल पर भरोसा करके इसे आसानी से संभाल सकता था। तलवार की ऊर्जा आती रही, लेकिन वह लिंग जियो को घायल नहीं कर सकी। इस दृश्य ने दर्शकों को चौंका दिया। हर बार जब तलवार की ऊर्जा लिंग जियो पर वार करने वाली होती तो लिंग जियो आसानी से इससे बच जाता। ऐसा लगता है जैसे यह व्यक्ति हर चीज का पूर्वानुमान लगा सकता है। सब खत्म हो गया। लिंग जियो की लड़ाई तब तक जारी नहीं रहेगी जब तक कि यह एक सार्थक लड़ाई न हो। पो क्यानजुन से लड़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप जीतते हैं। मूल रूप से उसने ये देखने की योजना बनाई थी कि क्या पो क्यानजुन के पास कोई अन्य चाल है जो दुश्मन को हरा सकती है, ताकि वह दबाव में कुछ प्रगति कर सके।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि पो कियानजुन उतना शक्तिशाली नहीं है जितना उसने कल्पना की थी। बहुत निराशाजनक। पो कियानजुन का चेहरा बहुत बदसूरत था। इस समय उसका चेहरा क्रोध और अनिच्छा से भरा हुआ था। पीछे मत हटो, अन्यथा तुम्हें मंच पर रहने का कभी मौका नहीं मिलेगा। फैंग याओआओ अचानक चिल्लाया, इसे भूल जाओ। इस चाल का इस्तेमाल मूल रूप से पवित्र राजवंश के छठे युवा मास्टर से निपटने के लिए किया गया था, लेकिन अब तुम मेरे लिए इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त योग्य हो। पो कियानजुन ने एक गहरी सांस ली और भयानक तलवार की मंशा उसके शरीर में भर गई। उसके पीछे की छाया धीरे धीरे उसके शरीर में समा गई और उसका शरीर बदलने लगा। मार्शल स्पिरिट परिवर्तन, लिंग जियाओ ने पूछा। ये सही है, और यह मार्शल आत्मा परिवर्तन का 8वां रूप है। मेरी ताकत 80% से अधिक बढ़ जाएगी और मेरी तलवार मजबूत हो जाएगी। आपके पास कोई मौका नहीं है। परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान पो कियानजुन मजबूत आत्मविश्वास से भर गया और उसका मूल क्रोध और अनिच्छा गायब हो गई और उसकी जगह अत्यंत मजबूत आत्मविश्वास ने ले ली। इस समय उसका संपूर्ण शरीर एक भयंकर वज्र गरुड़ के समान गरजती हुई आभा से भरा हुआ खड़ा था, जिससे लोग कांप उठते थे। अप्रत्याशित रूप से इस पो कियानजुन ने वास्तव में आत्मा परिवर्तन सीखा। ऐसा लगता है कि मेरा पिछला निर्णय गलत था। लिंग जियो इस बार निश्चित रूप से हार जाएगा। हालांकि मो वुशान की जादुई आंख प्रतिद्वंद्वी की चालों को देख सकती है, लेकिन वो परिवर्तन को नहीं देख सकती। आखिरकार जब तक व्यक्ति रूपांतरित नहीं होता तब तक आप नहीं जान सकते। लिंग जियो बहुत घमंडी है, उसे थोड़ा कष्ट सहना चाहिए। पवित्र पुत्र मुस्कुराए और सिर हिलाया। पो कियानजुन का सामना करते हुए, जिसकी गति अचानक बढ़ गई, लिंग जियाओ ने बस थोड़ा मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं जो मार्शल आर्ट को बदल सकते हैं? सच कहें तो अगर वो पो कियानजुन के विशेष कदम का इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं करना चाहता था, तो वह मंच पर आते ही एक ही चाल से प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता था। अब जबकि दूसरे पक्ष ने अपना अंतिम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर दिया है, तो अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसे भी कुछ ताकत दिखानी चाहिए। वह मार्शल आर्ट में भी तब्दील हो सकता है। मो वुशान तुरंत दंग रह गया। पवित्र पुत्र जी मिंगकोंग की मुस्कान अचानक जम गई। भन-भनाना, एक भयानक गैस विस्फोट की आवाज सुनाई दी। बस एक पल में लिंग जियो ने परिवर्तन पूरा कर लिया और मानव ड्रैगन रूप में प्रवेश किया, लेकिन ये केवल पहला रूप था। पो कियानजुन से निपटने के लिए पहला रूप ही पर्याप्त है। भयानक आभा पागलपन से फूट पड़ी और इस समय लिंग जियो की आभा स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। इस भयानक शक्ति के दबाव में पो कियानजुन का रूप वास्तव में कांप उठा, जैसे एक छोटा पक्षी ड्रैगन के पैरों पर खड़ा होकर पूरी तरह से अनियंत्रित रूप से हिल रहा हो। पो कियानजुन बहुत डर गया। तभी उसे समझ में आया कि लिंग जियाओ के शब्द धोखा नहीं थे, बल्कि वास्तव में शक्तिशाली थे। मैं चाहे जो भी करूं, सब बेकार है। ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए केवल यही परिणाम है, हराना। मेरी हार हुई। लिंग जियाओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। पो कियानजुन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह जमीन पर गिर पड़ा और आंसू की तरह 3 शब्द बोले। आखिरी क्षण में लिंग जियो के भयानक दबाव का सामना करते हुए उसके पास कार्रवाई करने का साहस भी नहीं था। एक भी कदम नहीं उठाया गया। यदि आप 1000 सैनिकों को तोड़ देंगे तो आप हार जाएंगे। प्रबल दबाव से नष्ट हो गया। उस समय घटनास्थल पर उपस्थित दर्शकों ने अपना मुंह खोल दिया और चुप्पी साध ली। लिंग जियो बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि दम घुटने लगता है। पो कियानजुन को जिस मार्शल सोल वेरिएंट पर गर्व है, वह उसके सामने कुत्ते और मुर्गी की तरह कमजोर है। शायद कुछ लोगों ने सोचा होगा कि लिंग जियाओ जीत जाएगा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से जीत जाएंगे। यदि पो कियानजुन सिर्फ एक अज्ञात व्यक्ति होता तो लिंग जियो की जीत कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन पो कियानजुन तियानलोंग अकादमी के शिष्य हैं और उन्होंने पिछले मार्शल आर्ट महोत्सव के फाइनल में 19वें स्थान पर रहने वाले फैंग मोटिंग और ग्रुप चरण में 20वें स्थान पर रहने वाले झाई जुन को आसानी से हरा दिया। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, पो कियानजुन एक अज्ञात व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिससे इस मार्शल आर्ट महोत्सव के फाइनल में अत्यधिक उम्मीद की जाती है। लेकिन इतनी प्रतिभाशाली प्रतिभा को लिंग जियो ने इतनी आसानी से हरा दिया। इस तीव्र विरोधाभास के कारण कई लोग कुछ समय के लिए अनुकूलन करने में असमर्थ हो गए। ये घृणित है कि हमारे तियानलोंग अकादमी के उत्थान को इस बच्चे ने फिर से नष्ट कर दिया है। तियानलोंग अकादमी लिंग जियो द्वारा पो कियानजुन को पराजित होते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी। मूल रूप से वे पो कियानजुन,
फैंग याओआओ और जियान वूजी की उपलब्धियों पर भरोसा करके तियानलोंग अकादमी में धूम मचाना चाहते थे। उन्होंने इन 3 लोगों को इसलिए चुना क्योंकि वे काफी मजबूत थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पो क्यानजुन अपना लक्ष्य हासिल करने से पहले ही मर जाएगा और वास्तव में खेल के दूसरे दौर में लिंगजियो से हार गया। हालांकि अभी भी आगे बढ़ने का मौका है, लेकिन वे इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि वे एक अज्ञात व्यक्ति से हार गए। ये लिंग जियाओ बहुत रहस्यमय और डरावना है। 20 प्रतिभाशाली लोगों में उसे 15वां स्थान दिया गया है। मुझे लगता है कि यह रैंकिंग बहुत कम है। उसे केवल हांगली और लोंगचेन से पीछे तीसरे स्थान पर रखा जाना चाहिए। इस लड़ाई के बाद दर्शकों में लिंगजियो के लिए लोगों की उम्मीदें मजबूत हो गईं। हाँ, पो क्यानजुन की ताकत फैंग याओआओ से थोड़ी कम बताई जाती है और वह 20 प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। उसके द्वारा इतनी आसानी से पराजित होना, लिंगजियो वास्तव में शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि आपने एक मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया है। लिंगजियो ने अभी तक अपनी तलवार नहीं खींची है और आंकड़ों के अनुसार उसे तलवारबाजी में अच्छा होना चाहिए। हिस, ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने गहरी सांस ली। तलवार के बिना तो ये बहुत भयानक था, लेकिन तलवार का प्रयोग होने पर यह कितना भयानक होगा। वैसे भी मुझे लगता है कि इस साल के 20 प्रतिभाओं और यहाँ तक कि पवित्र राजवंश के छठे राजकुमार को बताना मुश्किल है। अब तक अधिकांश युवा दिग्गज अपनी ताकत छिपा रहे हैं। अगर वे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाते हैं तो हमारे लिए उनकी असली स्थिति का अनुमान लगाना वाकई मुश्किल है। ये दिलचस्प और रोमांचक है। मुझे अज्ञात खिलाड़ी पसंद हैं। स्थिर खेल का क्या मतलब है? हाँ, बुरा नहीं है। मैं वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि क्या कोई अंत में पवित्र सोन जी मिंगकोन को हरा सकता है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि पो क्यानजुन की गति अभी बहुत उत्तेजक थी। ये भी हो सकता है कि लिंगजियाओ की जबरदस्ती ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया हो। वैसे भी लिंगजियो और पो क्यानजुन के बीच की लड़ाई ने वास्तव में कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार अब केवल 5 समूह हैं और केवल 5 प्रतियोगिता चरण बचे हैं। मैजिक सर्कल की मदद से एक निश्चित प्रतियोगिता चरण पर लड़ाई पर ध्यान देना अपेक्षाकृत आसान है। पो क्यानजुन का मार्शल आत्मा परिवर्तन काफी आश्चर्यजनक है। हालांकि लिंगजियो का मार्शल आत्मा परिवर्तन और भी अधिक शक्तिशाली था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पो क्यानजुन ने अंत में लिंगजियाओ का सामना करते हुए लड़ने का साहस खो दिया था। ये और भी अधिक ध्यान देने योग्य है। ये लड़ाई भले ही रोमांचक न हो, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव है और यह रोमांचक है। इसके अलावा लिंगजियो कई लोगों के दिमाग में एक आदर्श जवाबी हमले की छवि को फिट करता है। इसलिए जब लिंगजियो ने पो क्यानजुन को हराया तो बहुत से लोगों ने इसके बारे में बात की। यहाँ तक कि इस वजह से लिंगजियो को बड़ी संख्या में प्रशंसक प्राप्त हुए। रेफरी के 10 समूह और रेफरी का एक समूह काफी देर तक स्तब्ध रह गया। इसके बाद 10वें समूह के रेफरी ने आह भरते हुए कहा, यह आदमी वास्तव में लोगों को लगातार आश्चर्यचकित करता रहता है। जब आपको लगता है कि आप उसे जानते हैं तो वह आपको फिर से आश्चर्यचकित कर सकता है। मैं इस आदमी को नहीं समझ पा रहा हूँ। रेफरी के एक समूह ने सिर हिलाया और कहा, वह वास्तव में एक भयानक युवक है। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र पुत्र भी उससे थोड़ा डरता है। वे दोनों ही गुफा स्वर्ग क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत से युवा प्रतिभाशाली लोगों को देखा है। लेकिन लिंगजियो की तुलना में वे लोग लगभग साधारण लोग थे। ये लिंगजियो न केवल सरलता से चलता है, बल्कि एक के बाद एक जानलेवा चालें भी करता है, जैसे कि वह कभी भी खत्म नहीं होगा। बिशुई पैलेस की एक शिष्या होंगली की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और लिंगजियाओ के प्रदर्शन ने उसे कुछ हद तक दिलचस्पी पैदा कर दी। लेकिन लिंगजियाओ के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए यह उसके लिए उसे गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। भले ही ये दिलचस्पी बनी रहे, लेकिन ये कितने समय तक चलेगी ये लिंगजियाओ के अगले प्रदर्शन पर निर्भर करता है। पवित्र राजवंश के छठे राजकुमार को चुनौती देने से पहले वह उसकी सहयोगी बनने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य है या नहीं, यह अभी भी अज्ञात है। पवित्र पुत्र जी मिंगकोंग एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया, फिर उसने अपना संयम वापस पा लिया। लिंगजियाओ की वर्तमान ताकत उसके लिए थोड़ी सी भी धमकी नहीं दे सकती थी। यदि उसका युहुआ संप्रदाय में लिंगजियो के साथ मौखिक संघर्ष नहीं हुआ होता तो वह इस व्यक्ति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती। वह हारने वाला पो क्यानजुन ऐसे किसी भी व्यक्ति से हार गया, ये वास्तव में शर्मनाक है। रक्चाकू संप्रदाय के किन भिक्षु ने लिंगजियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी नज़र में
ऐसा नहीं था कि लिंगजियो बहुत ताकतवर था, बल्कि यह कि पो क्यानजुन बहुत बेकार था। मो वुशांग ने लिंगजियो को देखने के लिए अपनी जादुई आंखों को फिर से सक्रिय किया और उसकी आंखों से एक गहरी रोशनी निकली। एक पल के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, उसकी ताकत खराब नहीं है, उसे शीर्ष 20 प्रतिभाओं में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अगर वह शीर्ष 10 में प्रवेश करना चाहता है तो ये सिर्फ एक सपना है। छठे यंग मास्टर की सीट पर हमला करना और भी अधिक सपना है। फैंग याओरो, जो उसके बगल में खड़ा था, ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मो वुशांग, आप अपनी जादुई आंखों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यदि आप उस लिंगजियो को नीची नज़र से देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसने लिंगजियो को अपनी आंखों से कार्रवाई करते देखा था और वह दृश्य अभी भी उसके दिमाग में गहराई से अंकित था। यदि संभव हो तो वह वास्तव में लिंगजियो से लड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि मो वुशांग की राक्षसी आंखें भयानक हैं, आखिरकार वे सिर्फ एक तरह की विरासत हैं और वे अजय नहीं हैं। वे किसी व्यक्ति को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कैसे देख सकते हैं। प्रतियोगिता के मंच पर लिंगजियो ने पो क्यानजुन को शांति से देखा और कहा, आप बहुत स्मार्ट हैं। फिर वह मुड़ा और प्रतियोगिता मंच से चला गया। यदि आप अभी हजारों सैनिकों को भेदने के बाद कार्रवाई करने का साहस करते हैं तो आपको अगले खेल में भाग लेना जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई मौका नहीं होगा। पो क्यानजुन को दुख हुआ। प्रतियोगिता के मंच पर खड़े होकर ही कोई सही मायने में महसूस कर सकता है कि लिंगजियो कितना भयानक है, और देखने वाले इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। लिंगजियाओ की शक्ति एक बिंदु तक सीमित नहीं है, वह समग्र रूप से शक्तिशाली है और लगभग पूर्ण अस्तित्व है। मार्शल आर्ट, कौशल, न्याय, मार्शल भावना, तलवार का इरादा, सब कुछ उससे बहुत ऊपर है, और वह ये भी महसूस कर सकता था कि लिंगजियो की ताकत इससे कहीं अधिक थी और कुछ और भी होना चाहिए जो उसने अभी तक प्रदर्शित नहीं किया था। वह भी मंच से उतर गया। त्यानलोंग अकादमी के प्रभारी अस्थायी व्यक्ति के गुस्से के बावजूद बैठ गया और अभी की लड़ाई को समझने लगा। कचरा, क्या तुम यहाँ बैठे रहने के योग्य हो? त्यानलोंग अकादमी के अस्थायी प्रमुख क्रोधित हो गए। मैं योग्य क्यों नहीं हूँ? क्या इसलिए कि मैं लिंगजियाओ से हार गया? ये हास्यास्पद है। क्या आपकी आंखें अपना गुस्सा निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? वह पवित्र पुत्र से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उससे हारने में क्या बुराई है? पो क्यानजुन हतोत्साहित नहीं था क्योंकि वह वास्तव में समझ गया था कि लिंगजियो कितना शक्तिशाली था। कचरा तो कचरा है, तुम बहाने क्यों बना रहे हो? अस्थायी प्रभारी व्यक्ति गुस्से से दहाड़ा। हालांकि पो क्यानजुन ने अब उस पर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ एक अस्थायी व्यक्ति था जो स्वर्गीय क्षेत्र का प्रभारी था, और उसने उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। उसका स्वामी इस आदमी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शैतान की आंख गलतियां करेगी। हमने वास्तव में मो वुशांग को ज्यादा महत्व दिया था। उसी समूह में लियांगजियो ने फैंग रेंजी से कहा, ये सही है, डेमन आए इतनी डरावनी नहीं लगती, लेकिन इस लिंगजियो ने वास्तव में पो क्यानजुन को हरा दिया। मुझे डर है कि हम दोनों में से कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। फैंग रेंजी ने भौहें सिकुड़ी। तो फिर आत्मा मिलन तकनीक का उपयोग करें, लियांगजियो ने अचानक कहा। आत्माओं को जोड़ने की कला। फैंग रेंजी ने आश्चर्य से कहा, आत्माओं के संयोजन की कला दो योद्धाओं की मार्शल आत्माओं का एक में सम्मिलन है। यह एक गुप्त विधि है। इसका उपयोग करने के बाद योद्धाओं में से एक अस्थायी रूप से अपनी मार्शल आत्मा और अपनी सारी ताकत खो देगा और एक साधारण व्यक्ति बन जाएगा, और दूसरा व्यक्ति बेहद शक्तिशाली हो जाएगा। हाँ, पवित्र पुत्र ने कहा कि वह लिंगजियो के लिए कुछ परेशानी पैदा करना चाहता था। यह आप पर निर्भर है। लियांगजियाओ ने सिर हिलाया। आपके लिए ऊपर जाना बेहतर है। आपके पास मुझसे ज्यादा कौशल और युद्ध का अनुभव है। मैं बस हार मान लूंगा। फैंग रेंजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, भूल जाओ, हम दोनों की संयुक्त ताकत से शीर्ष 10 योद्धा भी हमसे डरेंगे। लिंगजियो की तो बात ही छोड़ो, मैं उसे निश्चित रूप से हरा दूंगा। लियांगजियाओ ने सिर हिलाया। इसके बाद वे दोनों एकांत स्थान पर चले गए और आत्माओं को मिलाने की कला शुरू की। खेल जारी रहा और कुछ समय बाद लियांगशियाओ और फैंग रेंजी प्रकट हुए। फैंग रेंजी ने मौके पर ही अपने मतदान से दूर रहने की घोषणा कर दी, जिससे दर्शक भ्रमित हो गए। फैंग रेंजी और लियांगजियो की स्थिति लिंगजियो की नजरों से बच नहीं सकी। फैंग रेंजी की मार्शल स्पिरिट और लियांगजियो की मार्शल स्पिरिट वास्तव में एक साथ विलीन हो गई। इस समय लियांगशियाओ की आभा पो क्यानजुन की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, और उसे निश्चित रूप से शीर्ष 10 को चुनौती देने का अधिकार था। यह कोई उल्लंघन नहीं है,
क्योंकि नियम इस गुप्त तकनीक के उपयोग पर रोक नहीं लगाते हैं। लियांग जियाओ मंच पर आए और झाई जुन का सामना किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके बीच मुकाबला बराबरी का होगा और देखने में काफी रोमांचक होगा, लेकिन वास्तव में लियांग जियाओ ने झाई जुन को एक हथेली से हरा दिया। अफसोस, ये स्वर्गीय राजा संप्रदाय के बीच एक गृहयुद्ध बन गया है। स्वर्गीय राजा संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्यों की संख्या वास्तव में भयावह है। बिशुई पैलेस और जुवानहुओ संप्रदाय को छोड़कर अन्य संप्रदायों में से प्रत्येक में 17 या 8 लोग थे जिन्होंने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके अलावा केवल 1 या 2 या यहाँ तक कि 3 या 4 लोग हैं, लेकिन इस तियानवान संप्रदाय में लगभग आधे लोग हैं। बड़ी संख्या में लोगों का होना डरावना नहीं है। डरावनी बात की बड़ी संख्या में लोगों के साथ साथ कई मजबूत लोग भी होते हैं। अब तक शेंगजी, मो वुशांग और दाओ वुमिंग सभी जीत चुके हैं। हाँ, मुझे डर है कि कोई भी पवित्र पुत्र और मो वुशांग का विरोध नहीं कर सकता। शायद रक्त चाकू संप्रदाय से किन भिक्षु इसे आजमा सकता है। बिशुई मंदिर में लाल काप भी कमजोर नहीं है। खैर, ऐसा लगता है कि इस बार प्रथम स्थान के लिए लड़ाई इन 4 लोगों के बीच शुरू होनी चाहिए। क्या मजाक है? क्या तुम लॉन्ग चेन को भूल गए हो? आध्यात्मिक चिकित्सा विला के दाई याओलिंग भी उससे हार गए थे। क्या तुम उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत रखते हो? हालांकि सभी को लगा कि लियांग जियो का प्रदर्शन अद्भुत था, लेकिन इससे पहले लिंग जियो का प्रदर्शन और भी अधिक अद्भुत था, इसलिए हर कोई अब व्यक्तिगत रूप से लियांग जियो की नहीं, बल्कि तियानवान संप्रदाय की समग्र ताकत की चर्चा कर रहा था। शीर्ष स्थान की लड़ाई पर हर किसी की अपनी राय है। हालांकि अब तक कोई भी लिंग जियो को शीर्ष 10 के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में नहीं मानता है, और यहाँ तक कि सोचता है कि वह लॉन्ग चेन जितना अच्छा नहीं है। भाई लिंग, आपको इन लोगों के अंधे होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग चेन लिंग जियाओ के बगल में खड़ा था। उसने अभी अभी आध्यात्मिक चिकित्सा विला के दाई याओलिंग को हराया था और समय निकालकर आया था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? शुरू से अंत तक लिंग जियाओ ने उन लोगों की टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, और वह था जीमिंग कुंग। जहां तक अन्य लोगों की बात है, तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। लैन यू एर थोड़ा भावुक था। ये सच है कि प्रतिभाशाली लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उभरे हैं, और प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक मजबूत है। सोचे कि सच्चे दानव निषिद्ध भूमि में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले लोग कितने उच्च उत्साही थे, लेकिन अब उन्हें मारने का मतलब है समाप्त होना, और शीर्ष 100 में केवल कुछ ही लोग बचे हैं। हाँ, प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगह ले लेती है। अगर उन लोगों को नहीं हटाया जाता, तो यूलिंग, लेंग हाओ, सीनियर सिस्टर लेन, लॉन्ग चेन और मेरे जैसे नए लोग उत्कृष्ट लोगों की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। लिंग जियो ने भी मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल 3 दक्षिणी संप्रदाय पूरी तरह से गिरावट में है, और कोई भी शीर्ष 100 में नहीं पहुंच पाया है, जबकि हमारा पूर्वी संप्रदाय पहले की तुलना में अधिक समृद्ध है, भले ही जियानगुजी जैसे काया हैं। वे तियानलोंग अकादमी में चले गए, लेकिन हमारा युहुआ संप्रदाय मजबूती से उभरा है, और लॉन्ग चेन और यांगविया के साथ 6 लोग हैं जो उत्कृष्ट लोगों की श्रेणी में आ गए हैं। ये बहुत दुर्लभ बात है। बकवास बंद करो, अब मेरी बारी है। लैन युवा ऊर्जा से भरी हुई है, और जैसे जैसे वह लड़ती है, वह अधिक साहसी होती जाती है। युद्ध के दौरान चांदनी पवित्र शास्त्र के बारे में उनकी समझ और अधिक कुशल होती गई। लिंग जियो को पूरा विश्वास था कि अगर लैंग यू एर को एक और समय दिया गया, तो वह निश्चित रूप से पवित्र राजवंश के 6ठे युवा मास्टर के रैंक में जगह बनाने में सक्षम होगी। लेकिन अब शीर्ष 20 में जगह बनाना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, इसके लिए बस थोड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। शीर्ष 10 में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वह इसमें मदद कर सकते हैं। वरिष्ठ बहन लैन, एक क्षण रुको। लिंग जियो ने लैन यू एर के माथे पर अपनी उंगली रखी, उसमें अपनी आत्मा की शक्ति इंजेक्ट की, पिछले युद्धों में उजागर हुई लैन यू एर की कमजोरियों को एक एक करके बताया, और उन्हें संशोधित करने के तरीके भी सुझाए। थोड़े समय में लिंग जियाओ केवल यही कर सका। धन्यवाद जूनियर भाई। लैन युआ के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव दिखाई दिए। वह जानती थी कि मूनलाइट सेक्रेड स्क्रिप्चर के बारे में उसकी समझ में खामियां थीं, लेकिन वह इस बारे में स्पष्ट नहीं थी कि खामियां कहाँ थीं। लेकिन अब वह समझती है। अगली लड़ाई में लैन यू एर ने लड़ाई को जल्दी खत्म नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने लड़ाई के दौरान लिंग जियो द्वारा बताई गई कमजोरियों को संशोधित करने की विधि का अनुभव किया। इन चीजों को पूरी तरह अपना बना लें। लगभग 200 चालों के बाद वह मुस्कुराया और फिर अपने प्रतिद्वंद्वी को एक हथेली से अखाड़े से बाहर कर दिया,
और आसानी से जीत हासिल की। इस समय वो स्पष्टतः पहले से अधिक शक्तिशाली थी। न केवल वह इसे महसूस कर सकती थी, बल्कि उससे लड़ने वाले लोग भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। लिंग जियाओ ने संतोष से सिर हिलाया, फिर अपनी नज़र हटा ली और अपने समूह की प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित किया। जहां तक लेंग हाओ और दाई यूलिंग का सवाल है, वे केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकते हैं। ताकत में अंतर के कारण उनके शीर्ष 50 में प्रवेश करने की संभावना बहुत कम है। चाहे लिंग जियाओ कितनी भी मदद करे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वे लड़ने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। लड़ाई जारी रही और लिंग जियो के विरोधियों ने एक एक करके सबक सीखा, एक के बाद एक हार स्वीकार की, जब तक मेरी मुलाकात लियांग जियाओ से नहीं हुई। इस दौरान लियांग जियाओ भी लगातार जीत की लय में है। इतना ही नहीं, उसने झाई जून, फैंग मोटिंग, लियू लेन और पो कियानजुन को लगातार हराया है, और उसकी गति लिंग जियाओ से ज्यादा मजबूत है। इसलिए जब उनका सामना लिंग जियाओ से हुआ तो उनके लिए हार स्वीकार करना बिल्कुल असंभव था। खेल शुरू होने से पहले ही सभी को लग रहा था कि यह बेहद रोमांचक मुकाबला होगा, इसलिए हर कोई थोड़ा उत्साहित था। उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि लियांग शियाओ के साथ क्या हुआ। अब उन्हें इस बात की चिंता है कि इन दो लोगों के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। दोनों ने लगातार गेम जीते हैं, लेकिन वे मो वुशांग और होली सोंगजी मिंगकोंग से नहीं मिलने के लिए भाग्यशाली हैं। जो लोग समझते हैं वे ही जानते हैं कि यह सब एक जानबूझकर की गई व्यवस्था मात्र है। कुछ लोग नहीं चाहते कि लिंग जियो पवित्र पुत्र और मो वुशांग से बहुत जल्दी मिले, और वे लिंग जियो की असली ताकत का परीक्षण करने के लिए लियांग जियो का उपयोग करने की उम्मीद करते हैं। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में लियांग जियो ने अपनी एकीकृत मार्शल आत्मा का प्रदर्शन किया, जिससे न केवल उसे अस्थायी रूप से फैंग रेंजी के सभी कौशल प्राप्त करने की अनुमति मिली, बल्कि एक विशेष क्षमता भी प्राप्त हुई, फ्लोटिंग। यह उड़ान नहीं है, बल्कि अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक तैरना है, जिससे मध्य हवा में दुश्मनों से निपटा जा सकता है। मार्शल आर्ट के मैदान पर एक संरचना स्थापित की गई है, लेकिन ऊंचाई की सीमा 30 मीटर है। लियांग जियाओ के लिए फ्लोटिंग प्रदर्शन करना बहुत आसान है। हालांकि उसने फैंग रेंजी के कौशल प्राप्त कर लिए हैं, उसकी ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, और उसने पो कियानजुन को भी आसानी से हरा दिया। लेकिन लिंग जियो का सामना करते हुए वह अभी भी दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। अपने पैरों के नीचे अजीब हवा के प्रवाह के साथ लियांग जियो ने ऊंचे स्थान से लिंग जियो को देखा। उनके विचार में दूरी बढ़ जाने के बाद लिंग जियो की चालों का विरोध करना आसान हो गया। हवा में तैरने में सक्षम होना अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ था। इसके अलावा उसकी तैरने की तकनीक और उसके शरीर की हरकतें उसकी गति को बहुत तेज कर देंगी। अगर लिंग जियाओ अचानक कोई ठंडा तीर भी चला दे, तो भी वह इस दूरी पर उसे चकमा दे सकेगा। 30 मीटर की दूरी उनकी जीत की संभावनाओं का आधार थी। लिंग जियाओ अब असहाय हो गया होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियांग जियाओ उड़ पाएगा। हालांकि यह असली उड़ान नहीं है, लेकिन इस छोटे से मैदान पर यह निश्चित रूप से पर्याप्त है। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे।